सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 साइंस का 6th चैप्टर जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। अगर आपके पास पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक है तो उसके अंदर ये चैप्टर 10 है। एक दिन बूझो बहुत ज़्यादा ईगरली वेट कर रहा था, यानी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर वेट कर रहा था टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स। तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलना चाह रहा था जो उनके टाउन में आ रहे थे साल भर बाद। वो बहुत ज़्यादा जल्दी में था क्योंकि वो चाह रहा था कि वो उनको जाकर रिसीव करे बस स्टॉप पे। तो वो तेज़ दौड़ा और बस स्टॉप पे पहुंच गया कुछ ही मिनट के अंदर। ही वॉज ब्रीदिंग रैपिडली, वो तेज तेज सांस ले रहा था। तो उसकी ग्रैंड मदर ने पूछा कि तुम इतना तेज सांस क्यों ले रहे हो। तो बूझो ने कहा कि मैं दौड़ते हुए आया हूँ पूरे रास्ते। लेकिन एक क्वेश्चन उसके माइंड में स्टक कर गया, अटक गया। वो ये सोचने लगा कि वाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर। दौड़ने की वजह से कोई बंदा तेज सांस क्यों लेने लगता है। आपने भी ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि कुछ टाइम तक अगर आप दौड़ लो तो फिर आपकी सांसें तेज हो जाती है, तेज तेज सांस लेने लगते हो। तो वही चीज वो भी सोचने लगा कि ऐसा क्यों होता है। तो बूझो के सवाल का जो आंसर है ना, वो छुपा हुआ है इन अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी ब्रीथ। इस सवाल के अंदर इसका आंसर छुपा हुआ है कि हम ब्रीथ क्यों करते हैं। भाई अगर हमको ये पता चल जाएगा कि हम ब्रीथ क्यों करते हैं, सांस क्यों लेते हैं, तो ये भी चीज समझ में आ जाएगी कि दौड़ने पे हम तेज सांस क्यों लेते हैं। पहले सांस लेने का पीछे का रीजन तो पता चले। तो ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है। अभी रेस्पिरेशन हम देखेंगे पूरा क्या होता है। तो चलिए हम लर्न करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। 6.1 व्हाई डू वी रेस्पायर। हम रेस्पायर क्यों करते हैं। सेकंड वाले चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा है कि सारे ही जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बने होते हैं किससे, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। तो सेल्स से मिलके बने होते हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। और ये सेल्स क्या है, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स हैं, यानी ऐसे आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा बल्कि माइक्रोस्कोप से आपको देखना पड़ेगा। ये सेल्स इतने छोटे होते हैं। तो सेल क्या है, ए सेल इज अ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे जो छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो है। अब ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल का मतलब क्या है, देखो किसी भी चीज को बनाने के लिए सबसे छोटी चीज क्या रिक्वायर होती है कि उसी को जोड़ के बना लो। एग्जाम्पल समझो, जैसे आपका घर बनना है तो सबसे छोटी यूनिट क्या लगेगी भाई, ब्रिक लगेगी। ईंट को ही आप जोड़ के दीवार बनाओगे और दीवार का यूज करके आप रूम्स वगैरह बनाओगे, फिर कई सारे रूम्स, किचन, बाथरूम वगैरह बन के एक घर बनता है। तो सबसे छोटी यूनिट क्या हुई, ब्रिक हुई। इसी तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म जो बनता है वो सेल से मिलकर बना होता है। सबसे छोटी यूनिट उसमें सेल होती है। तो जैसे एक सेल है, यही मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 का 2 होगा, 2 का 4 होगा, 4 का 8 होगा, 8 का 16 होगा। इसी तरह मल्टीप्लाई करते करते ढेर सारे सेल हो जाएंगे, फिर उनके अलग अलग फंक्शन हो जाएंगे। इस तरह से करके पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन के तैयार होता है। तो ये सबसे छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट हो गई। फंक्शनल यूनिट की बात कर लें तो ये सबसे छोटा यूनिट है, सबसे छोटी चीज है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कोई फंक्शन परफॉर्म करती है, यानी कुछ काम करती है। ये ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स। अभी कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है, सर्टेन फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन, यानी खाना वगैरह खाती है, फूड इसके अंदर जाता है। ट्रांसपोर्ट, यानी फूड हो गया या वेस्ट मटेरियल हो गया, इसके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है। एक्सक्रीशन, यानी वेस्ट मटेरियल का बाहर निकलना। और रिप्रोडक्शन, यानी अपने ही जैसे दूसरे सेल को बनाना, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से करना। तो ये सारे फंक्शन सेल परफॉर्म करता है और ये फंक्शन परफॉर्म करने वाली सबसे छोटी यूनिट है, इसीलिए हम कहते हैं ये स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। टू परफॉर्म दीज फंक्शन द सेल नीड एनर्जी। अब ये सारे फंक्शन करने के लिए, बाय न्यूट्रिशन करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, इसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। भाई कोई भी काम आप करो उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह सेल को भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यहाँ तक कि जब हम खा रहे होते हैं या सो रहे होते हैं या रीडिंग कर रहे होते हैं तब भी हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यानी सोचो हम सो रहे हैं, कुछ नहीं काम कर रहे हैं, बस पड़े हुए हैं, फिर भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है क्योंकि हम सांस तो ले रहे हैं ना, हमारा जो हार्ट है वो तो बीट कर रहा है ना, ब्लड हमारी बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा है ना, तो ये काम तो हो ही रहे हैं, तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ही। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये एनर्जी आती कहाँ से है। क्या आप बता सकते हो कि आपके जो पेरेंट है वो काहे इस बात पे जोर देते हैं कि आपको रेगुलरली ईट करना चाहिए, खाते रहना चाहिए। तो भाई इसलिए कहते हैं क्योंकि जो फूड है उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी होती है, फूड के अंदर एनर्जी स्टोर रहती है, रखी होती है, विच इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब जब रेस्पिरेशन होता है तो ये जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, यानी आपने फूड खा लिया, आपके पेट में चला गया और फिर उसके बाद वो एब्जॉर्ब हो गया इंटेस्टाइन से, सारा चीज आपने पढ़ा है, तो ये एब्जॉर्ब होकर सारे सेल तक पहुंच जाता है। अब सेल पहुंच गया, फूड के अंदर एनर्जी है लेकिन वो एनर्जी आपकी बॉडी को चाहिए, तो फूड ऐसे नहीं देगा, उसके लिए रेस्पिरेशन कराना पड़ेगा। जब रेस्पिरेशन होगा तो फूड के अंदर से एनर्जी निकलेगी। तो समझ गया रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि जो फूड हम खाते हैं उससे एनर्जी तभी मिलेगा जब रेस्पिरेशन होगा। इसीलिए सारे ही जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेस्पायर करते हैं ताकि उनको फूड से एनर्जी मिल सके। ड्यूरिंग ब्रीदिंग, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, ब्रीद इन एयर, यानी एयर को अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। आप जानते हो कि एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, ठीक है। वी ब्रीद आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। अब ब्रीदिंग में दूसरा काम क्या होता है, ब्रीद आउट, यानी सांस को बाहर निकालना, सांस लेना, सांस को छोड़ना, यही तो ब्रीदिंग है। तो जब सांस लेते हैं तो एयर अंदर जाती है, उस एयर के अंदर ऑक्सीजन होता है और उस ऑक्सीजन की जरूरत हमारी बॉडी को होती है, ठीक है।
जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो भी एयर निकलती है, लेकिन अब ये जो एयर है ये थोड़ी सी बदल चुकी है। क्या बदल चुकी है? अब ये जो एयर है ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो होता ये है कि जब हम ब्रीद इन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो होता क्या है, जो एयर हम ले जाते हैं बॉडी के अंदर, उस एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है 21% और जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो होता है 0.04%। ठीक है। जब हम ब्रीद आउट करते हैं, सांस छोड़ते हैं, अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी। अब ऑक्सीजन बची है 16.4% और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, ये हो गई है 4.4%। यानी ऑक्सीजन कम हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई। तो ये ऑक्सीजन जो कम हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी है, वो कहाँ से बढ़ी है? यही जो कुछ ऑक्सीजन थे ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया, तो ऑक्सीजन कम हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई। लेकिन यहाँ पर फोकस करो, जो कार्बन डाइऑक्साइड पहले बहुत कम था अब उसके मुकाबले में काफी ज्यादा हो गया है। अगर इन दोनों का रेशियो निकालो तो आपको पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड 100 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो है एयर वो बाहर निकालती है। भाई एयर ही हम ब्रीद करते हैं, यानी ब्रीदिंग करते हैं, और एयर ही ब्रीद आउट करते हैं, लेकिन उस एयर के अंदर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्रीद इन में अलग होती है, ब्रीद आउट में अलग होती है। जो एयर हम ब्रीद इन करते हैं वो ट्रांसपोर्ट होती है, यानी वो जाती है बॉडी के सारे हिस्से तक एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। बॉडी के हर हिस्से तक पहुंच गई और हर हिस्से के अंदर जितने भी सेल हैं सब तक पहुंच गई, यानी पूरे बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं वहां तक ये एयर जो है वो पहुंच गई। अब सेल के अंदर क्या होता है? इन सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। देखो कहानी ये होती है कि ये हमारा है सेल, ठीक है। अब जो हमने खाना खाया था उसके अंदर जो फूड था हमारा वो एब्जॉर्ब हो गया, वो फूड हमारा सेल तक पहुंच गया। अब जो हमने सांस ली उससे एयर हमारी बॉडी के अंदर गई, एयर के अंदर ऑक्सीजन है, तो ये जो ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर पहुंच गई। अब सेल के अंदर फूड भी है, ऑक्सीजन भी है। ये ऑक्सीजन क्या करेगा? फूड को ब्रेक डाउन करेगा, फूड को तोड़ेगा और इसके अंदर जो एनर्जी छुपी हुई है वो निकालेगा। यानी ये दोनों जब मिलेंगे तो हमारा एनर्जी रिलीज होगी। The process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? सीधे क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में आपके। तो वो प्रोसेस होता है जहां पर फूड का ब्रेकडाउन होता है, कहां पर? सेल के अंदर। और ब्रेकडाउन होके क्या होता है? विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी निकलती है, तो इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। वैसे रेस्पिरेशन हमारा 3 टाइप का होता है, यहाँ आपको यही बताया गया है। सेलुलर रेस्पिरेशन तो वही जान लेना, नहीं तो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक तो आपका होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आपका वही ब्रीदिंग होता है, हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये ब्रीदिंग क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसमें क्या कहते हैं? हम ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, एयर को बॉडी के अंदर ले जाना और बाहर निकालना। ये काम हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के, जिसको हम ब्रीदिंग भी कहते हैं। सेकंड पे आता है इंटरनल रेस्पिरेशन। ये क्या होता है? देखो जो एयर हम ब्रीद करते हैं ना वो हमारे लंग्स में जाती है, लंग्स से जाती है ब्लड के अंदर। अब देखो ब्लड हमारी बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है, हर जगह जा रहा है, तो यही ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को सारे सेल तक पहुंचाता है। तो लंग से हमारे ब्लड के अंदर गया और ब्लड जाकर सारे सेल तक पहुंचा, तो ब्लड से सेल के अंदर जो ऑक्सीजन है वो जाएगी, ठीक है, ब्लड से सेल के अंदर। तो गैस एक बार ब्लड से सेल के अंदर जा रही है, फिर सेल से जो निकलती है गैस वो वापस से ब्लड के अंदर आती है। तो ये जो एक्सचेंज होता है ब्लड से सेल के अंदर जाना गैस का और सेल से वापस ब्लड के अंदर आना, यही इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाता है। फिर तीसरा आपका आता है यही जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, किसके अंदर क्या होता है? जो ऑक्सीजन हमारी पहुंची थी सेल के अंदर वो फूड का ब्रेकडाउन करती है, फूड को तोड़ती है और एनर्जी निकालती है। तो यही एक बताया गया है, तो यही एक याद रख लेना, बाकी समझा दिया मैंने तीनों आपको। अब ये सेलुलर रेस्पिरेशन होता क्या है? टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। नाम से ही देख लो, सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कहाँ होगा? सेल में होगा, ऑर्गेनिज्म के। अब सेल के अंदर जो फूड होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, तो फूड कह लो या ग्लूकोज कह लो, बात एक ही है। भाई ऐसा थोड़ी ना कि सेल के अंदर पराठा खाया आपने तो पराठा चला गया, वो पराठे नहीं जाते या मिठाई नहीं जाती, बल्कि उसके अंदर से जो ग्लूकोज होता है वो निकलता है, जो न्यूट्रिएंट है वो बॉडी एब्जॉर्ब करती है। ठीक है। तो फूड कह लो या ग्लूकोज कह लो, वो क्या होता है? इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। तो ब्रेकडाउन होके क्या बनता है? हमने ये देखा कि ऑक्सीजन क्या करती है? फूड का ब्रेकडाउन करती है, फूड को तोड़ती है, यानी ग्लूकोज को तोड़ती है। तो तोड़ के आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, वो वाटर बनाती है और साथ में एनर्जी निकलती है। When the breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। जब भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन का यूज करके हो तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। जो फूड है उसका ब्रेकडाउन बिना ऑक्सीजन के भी हो सकता है, और जब ऐसा होता है तो इस रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन का यूज हो के हो तो एरोबिक रेस्पिरेशन, बिना ऑक्सीजन का यूज करके फूड का ब्रेकडाउन हो, एनर्जी निकले, उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी। अब फूड का ब्रेकडाउन होगा तो सीधी सी बात एनर्जी निकलेगी।
तो ये देख लो, आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का आपको ये इक्वेशन के फॉर्म में दिया है कि ग्लूकोज है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंस होनी चाहिए, तभी हम इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, प्लस एनर्जी बनेगी। ठीक है, 3 चीज बनेगी। तो इक्वेशन के फॉर्म में लिखने को कहा जाए इस तरह लिख के दिखा सकते हो, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखने को कहा जाए ऊपर लिखा हुआ है आपका। अब आपको ये बात जाननी चाहिए कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसा कि आपका यीस्ट हो गया, वो सर्वाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी बिना एयर के भी जिंदा रह सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इनके आप जानते हो, एनिमल्स हो गया, फिशेज हो गई, हम ह्यूमंस हो गए, बर्ड्स हो गई, इन सबको एयर की जरूरत पड़ती है। लेकिन ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि आपका यीस्ट हो गया, वो बिना एयर के भी सर्वाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, बल्कि जिंदा रहते ही हैं, उनको एयर की जरूरत ही नहीं है। दे आर कॉल्ड एनारोब्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बिना एयर की प्रेजेंस के सर्वाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं, उसको हम एनारोब्स कहते हैं। इनको जो एनर्जी मिलती है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से मिलती है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी, ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो। तो अब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हम देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में कैसे होता है, यानी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे एरो के ऊपर आप लिख दोगे तो आपका बनेगा अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। देखो डिफरेंस क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जब एयर का यूज कर रहे थे यानी ऑक्सीजन का यूज कर रहे थे, उस केस में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी के साथ वाटर बन रहा था। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जब ऑक्सीजन की एब्सेंस थी तो यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी बन रही थी, लेकिन अब वाटर न बन के अल्कोहल बना है। अब जो आपके यीस्ट होते हैं ना, वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है, यानी एक ही सेल के बने होते हैं। ये रेस्पायर कहते हैं कैसे, एनारोबिकली, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल। तो इस प्रोसेस में क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। तो इसीलिए इनको वाइन और बियर बनाने में यूज किया जाता है इनका, क्योंकि अल्कोहल बनाते हैं, शराब बनाते हैं, तो उसी की मदद से आपकी वाइन और बियर बनती है। अब हमारी जो मसल्स होती है ना, कैन ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली। ये भी रेस्पायर कर सकती है एनारोबिकली, यानी बिना ऑक्सीजन का यूज किए, लेकिन ये सिर्फ थोड़े टाइम के लिए होता है। और कब होता है, व्हेन देयर इज अ टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। जब टेम्परेरी तौर पर कुछ टाइम के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस केस में ये होता है। अब ऑक्सीजन की कमी कब होती है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। जब आप बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हो या बहुत तेज रनिंग करते हो, साइकिलिंग हो गया, या वॉकिंग फॉर मेनी आवर्स, कई घंटे तक आप चलते चले जा रहे हो, या बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, तो इन सारे केसेस में जब बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हो तो आपको एनर्जी की डिमांड भी हाई होगी, एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड। लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई है वो लिमिटेड है, यानी ऑक्सीजन एक लिमिट के अंदर ही आपकी बॉडी में आएगा, सांस लेने पे ही आपका आता है। तो होता ये है कि जैसे अभी नॉर्मल हो आप, तो सांस ले रहे हो, आपकी बॉडी की जरूरत पूरी हो रही है। लेकिन जब आप कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ मेहनत वाला काम कर रहे हो, तो फिर एनर्जी ज़्यादा चाहिए। अब वो एनर्जी ज़्यादा कैसे मिलेगी, भाई फूड तो आपने ले लिया, फूड तो आपके सेल के अंदर पड़ा हुआ है, अब मेन काम उससे एनर्जी निकालना है। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतना ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। अब ऑक्सीजन ऐसा तो है नहीं कि एक बार हमने सांस ले लिया 2-4 घंटे बाद अब लेंगे, बार बार लेते रहते हो, यानी रेगुलर सप्लाई होती है ऑक्सीजन की। तो एनर्जी की जरूरत जैसे ही आपकी बढ़ी, ऑक्सीजन की सप्लाई की डिमांड ही बढ़ जाएगी कि भैया और ऑक्सीजन चाहिए। तो आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी सांस लेने लगोगे। इसीलिए जब आप दौड़ते हो तो तेज हो जाती है सांस। क्यों होती है, आप समझ में आया आपको? क्योंकि हमारी बॉडी को और हमारी बॉडी के अंदर जो सेल हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, ज्यादा जरूरत पड़ गई, अब जो है और तेज सप्लाई करो। और सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आप सांस जल्दी जल्दी ले रहे हो, बल्कि गहरी सांस लेते हो, डीप ब्रेथ लेते हो। लेकिन आप इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हो कि सारा कुछ करने के बाद भी सांस तेज भी ले रहे हो, गहरी सांस भी ले रहे हो, ये कहते हैं सांस फूलने लगी, तब भी जितनी जरूरत है आपके सेल को नहीं मिल पा रही है, तब होता है ये आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। वो भी कहाँ होता है, याद रखना, मसल सेल्स के अंदर होता है। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। तो भाई होता क्या है, जैसे मान लो आपके सेल को 3 यूनिट्स ऑक्सीजन की जरूरत है। अब आप मेहनत करने लगे, बहुत ज्यादा मेहनत कर लिया आपने, कई घंटे से चल रहे हो, दौड़ रहे हो एकदम, तो होगा ये कि मान लो आपके सेल को जो डिमांड है वो बढ़ गई। अब सेल कह रहा है भैया 10 यूनिट्स हमको सप्लाई करो ऑक्सीजन की, जल्दी जल्दी एनर्जी निकालनी है, बॉडी की जरूरत है। अब आप तेज सांस लेने लगे, गहरी सांस लेने लगे, लेकिन उसके बाद भी आप जो सप्लाई कर पा रहे हो वो सिर्फ 8 यूनिट्स ही है। तो होगा क्या, सेल को चाहिए 10 यूनिट, आप सप्लाई कर रहे हो 8 यूनिट, तो ये जो 8 यूनिट मिलेगा सेल को, ये तो हो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन जो 2 यूनिट की कमी है, यानी 2 यूनिट ऑक्सीजन आपको नहीं मिल रही है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो ये कैसे होता है, यहाँ पर आपको इक्वेशन लिखी हुई है। ग्लूकोज ये आपके मसल्स के अंदर होता है, ध्यान रखना, हर जगह नहीं होता। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी मसल्स के अंदर जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो आपका बनेगा लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, यानी एनर्जी निकलेगी लेकिन साथ में आपका लैक्टिक एसिड भी बनेगा। तो समझे आपको मैंने क्या बताया कि जितनी जरूरत पूरी हो जाएगी वो तो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा, उससे एनर्जी आपको मसल सेल्स को मिल जाएगी। लेकिन जो हिस्सा नहीं मिल पाया, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में मैंने बताया 2 यूनिट नहीं मिल पाया, तो ये 2 यूनिट का आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, यानी बिना ऑक्सीजन के ही रेस्पिरेशन हो जाएगा। तो उस केस में आपका लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनेगा।
वहीं जो आपके एनारोब्स होते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, वहां पर जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है तो आपका अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनती है। इसमें अक्सर लोग गलती कर देते हैं, वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन है जो हमने यीस्ट में देखा था, और ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन है जो कि हमारे मसल सेल्स के अंदर होता है, लेकिन दोनों में चीज अलग बनेगी। तो डिफरेंस कैसे पहचानोगे कि एक किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा और एक हमारे मसल सेल्स के अंदर होगा। तो मसल सेल्स वाले के अंदर आपका लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनेगा। तो देखो यहाँ पर ये बंदा दौड़ रहा है और यहाँ पर क्या लिखा है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज सम मसल्स में रेस्पायर एनारोबिकली। तो एक्सरसाइज करते समय कुछ जो मसल हैं वो एनारोबिकली रेस्पायर कर सकती हैं। कुछ क्यों कहा, अब रीजन समझ रहे हो, क्योंकि जितना जरूरत पूरी हो रही है वो तो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। अगर पूरा ही आपके मसल के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ तब तो भाई आप दौड़ ही ना पाओगे, गिर पड़ोगे बिल्कुल, क्योंकि एकदम हाथ पैर आपका जाम हो जाएगा। और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी ज्यादा नहीं बनती, बहुत थोड़ी सी बनती है। तो कुछ ही मसल्स के अंदर ऐसा होता है जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाई। क्या कभी आपने सोचा कि आपको मसल क्रैम्प्स क्यों हो जाते हैं हैवी एक्सरसाइजेस के बाद? अगर आपने बहुत हैवी एक्सरसाइज कर ली तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, यानी ऐठन हो जाती है, अकड़न सी हो जाती है, एक खिंचाव सा, तनाव सा महसूस होता है। द क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल सेल्स रेस्पायर एनारोबिकली। तो ये जो क्रैम्प्स होता है वो तब होता है जब जो मसल सेल्स हैं वो एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, क्योंकि उस केस में क्या होता है, द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड। पूरी तरह से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होता, पार्शियल होता है, थोड़ा सा होता है और लैक्टिक एसिड बना लेता है। ये जो एक्युमुलेशन है लैक्टिक एसिड का, यानी ये जो लैक्टिक एसिड है वो कहाँ रहेगा भाई, मसल सेल्स के अंदर ही रहेगा, तो वो जमा हो जाएगा वहां पर। तो ये कॉज करता है मसल क्रैम्प्स। तो रीजन याद रखना कि मसल क्रैम्प्स क्यों होते हैं, क्योंकि जब मसल सेल्स एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं उस केस में ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ये जो लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन है ये मसल क्रैम्प्स को कॉज करता है। तो ये पूरा जो रीजन है यहाँ से आप लिखोगे इसका आंसर में। अच्छा, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन ना हो तो क्या हो, तो होगा ये कि जिन सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई वहां कोई भी रेस्पिरेशन नहीं होगा, और कोई भी रेस्पिरेशन नहीं होगा तो कुछ भी एनर्जी नहीं बनेगी, यानी वो बिल्कुल ही काम करना बंद कर देंगे, बिल्कुल फ्रीज हो जाएंगे। मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, ठीक है, सिकुड़ती है, फैलती है, ये करती है, लेकिन उस केस में कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो आपका हाथ पैर बिल्कुल जाम हो जाएगा और दौड़ ही ना पाओगे, आप कोई भी एक्सरसाइज कर ही ना पाओगे, यानी जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो, जो काम कर रहे हो उसको कंटिन्यू नहीं रख पाओगे। लेकिन इस केस में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो आप काम कर लोगे, लेकिन हाँ आपको खिंचाव सा हो जाएगा, पैर में दर्द होने लगेगा, लेकिन काम आपका हो जाएगा। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और अ मसाज। अब अगर क्रैम्प्स हो गए हैं तो आराम कैसे मिलेगा, हॉट वाटर बात कर लो, गर्म पानी से बात कर लो, या जिस हिस्से में आपके जैसे आपने दौड़ा है तो पैर में ही आपके होगा तो पैर को गर्म पानी वगैरह से नमक वमक डाल के सेक लेते हैं या मसाज वगैरह कर लेते हैं। क्या आप गेस कर सकते हो कि ऐसा क्यों करते हैं? हॉट वाटर बाथ और मसाज इंप्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, क्योंकि होता यह है कि आप हॉट वाटर बाथ करो या फिर मसाज करो तो उससे ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो इंप्रूव हो जाता है। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीज। इसकी वजह से जो सप्लाई है ऑक्सीजन की मसल सेल्स तक वो बढ़ जाती है। भाई सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया कि ये जो ऑक्सीजन है कौन सेल तक पहुंचाते हैं, ब्लड पहुंचाते हैं। अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा तो ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच पाएगी सेल्स तक। अब आप खुद ही जानते हो कि कोई चीज ठंडी होती है तो वो जमने लगती है और गर्म होती है तो वो उसका फ्लो करना आसान हो जाता है। इसी तरह ब्लड का भी है, जब हॉट वाटर बात करोगे तो वो ब्लड गर्म हो जाएगा जिसकी वजह से बहुत अच्छे से वो फ्लो हो सकेगा। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो होगा ये कि जो पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ था, थोड़ा सा ब्रेकडाउन हुआ था, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ था, अब ये ऑक्सीजन जब इसको मिलेगी तो ये जो लैक्टिक एसिड बन गया था इसका फिर से ब्रेकडाउन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लेगा। ठीक है, तो रेस्पिरेशन की कहानी आप समझ गए क्या है, सारा चीज मैंने आपको डिटेल में बता दिया। क्लास 7 साइंस में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है, इसके अंदर आपको हर चैप्टर के रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, क्यूआर स्कैन करके वीडियोस देख सकते हो, इस तरह के माइंड मैप्स आपको मिल जाएंगे, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा फिगर्स का यूज किया गया है जो आपकी लर्निंग में हेल्प करेंगे। इन टेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन जैसे कि पहली और बूझे वाले जो क्वेश्चन बीच में आते हैं उनके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। फिर जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पल की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन, और अब लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे तो उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। फिर लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। टॉप पे चैनल का नाम लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है, रीड मोर पे क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके अमेज़न से परचेज कर सकते हो। 6.2 ब्रीदिंग। चलिए इसको एक्टिविटी समझते हैं। एक्टिविटी 6.1। अब इस एक्टिविटी को आपको टीचर के सुपरविजन में करना है, यानी टीचर प्रेजेंट हो तो टीचर के सामने ही इसको करना है। अपनी नाक और मुंह को टाइटली क्लोज कर दो, बंद कर दो और घड़ी देखो। व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम? कुछ टाइम के बाद आपको क्या फील होगा? तो आपको ऐसे फील होगा जैसे दम घुट रहा है, ठीक है, उलझन सी फील होगी। भाई अगर नाक मुंह बंद कर लोगे तो आप सांस नहीं ले पाओगे, और सांस नहीं ले पाओगे तो आपको लगेगा जैसे दम घुट रहा है और एक उलझन सी आपको लगेगी। हाउ लॉन्ग वर यू बी एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज? तो कितने टाइम तक दोनों को आपने क्लोज रखा?
यानी बिना सांस लिए कितने टाइम तक आप रह सकते हो। अब घड़ी देख रहे हो तो उसमें टाइम आपको बदल जाएगा। नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ, तो कितने टाइम तक आपने सांस रोका वो आप लिख दो। जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले ट्राई किया था तो 45 सेकेंड आया था। इसी तरह आप अपना देखो कि कितनी देर तक सांस रोक सकते हो, लेकिन ध्यान रहे टीचर की प्रेजेंस में ये करना है। तो अब आप जानते हो कि आप सर्वाइव नहीं कर सकते लंबे समय तक बिना ब्रीदिंग किए, बिना सांस लिए। वैसे ये तो पहले से भी आप जानते थे, लेकिन आपको यहाँ पर एक टाइम का आइडिया लग गया कि हाँ कितनी देर तक, कि मान लो अगर 3-4 मिनट के लिए सांस ना मिले तो फिर जान चली जाएगी। अब ब्रीदिंग का मतलब क्या है? ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्रीदिंग में दो चीज होता है, एक एयर का बॉडी के अंदर ले जाना और दूसरा एयर का बॉडी से बाहर निकालना। ब्रीद इन ब्रीद आउट, यही है ब्रीदिंग। अब ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ, जो हम ब्रीद इन करते हैं, जो सांस लेते हैं, वो जो एयर होती है वो ऑक्सीजन रिच होती है, 21% ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड काफी कम होती है, 0.04%। फिर जो हम ब्रीद आउट करते हैं, एयर बॉडी से बाहर निकालते हैं, वो एयर कैसी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती है। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड पहले 0.04 थी अब बढ़ के 4.4% हो गई, विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अच्छा ये कैसे होता है, कम ज्यादा कैसे होता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन से होता है। जैसे हमारा लंग्स है ना, तो उसी के अंदर ही कहानी होती है। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। अब ये जो एयर का बॉडी के अंदर ले जाना है, कौन सी एयर? जो कि ऑक्सीजन रिच है, इसको हम इनहेलेशन कहते हैं। यानी ब्रीद इन को इनहेलेशन भी कहते हैं, यानी इनहेल कर रहे हैं, एयर अंदर ले जा रहे हैं। तो एक चीज के कई नाम हो सकते हैं, तो ब्रीद इन कह लो या इनहेलेशन कह लो, बात एक ही है। एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन। और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो हम बाहर निकालते हैं, जो ब्रीद आउट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? एक्सहेलेशन। यानी सांस लेने को इनहेलेशन, इन हो रही है एयर, और सांस बाहर निकालने को एक्सहेलेशन, यानी सांस छोड़ने को एक्सहेलेशन कहते हैं, यानी एग्जिट कर रही है एयर, ऐसे भी याद रख सकते हो। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब सीधी सी बात है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, सांस आप लगातार लेते रहते हो। ऐसा तो है नहीं कि बहुत सांस ले लिए चलो 1-2 घंटे रेस्ट ले लेते हैं। आपने देखा कि कुछ मिनट के अंदर ही आपका काम तमाम हो जाएगा अगर आपको एयर ना मिली तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस जो कि हर टाइम हो रहा होता है थ्रू आउट द लाइफ, पूरी जिंदगी भर में ऑर्गेनिज्म की ये चलता रहता है, सांस का लेना। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग रेट। तो ब्रीदिंग रेट क्या है? 1 मिनट के अंदर कोई भी बंदा कितनी बार ब्रीद करता है, कितनी बार सांस लेता है, वही है ब्रीदिंग रेट। अब ब्रीदिंग में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ये अल्टरनेटली होता रहता है, यानी एक बार इनहेलेशन होगा फिर एक्सहेलेशन होगा। भाई सांस अंदर ले जाओगे फिर छोड़ोगे, फिर अंदर ले जाओगे फिर छोड़ोगे, इस तरह करोगे ना। अब ध्यान रखना, अब ब्रीद मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। अब ये ब्रीद का मतलब क्या है? जो आप काउंट करोगे ना ब्रीदिंग रेट को, उसमें आपको क्या काउंट करना है? एक बार आपने सांस लिया और फिर सांस छोड़ा, यानी इनहेल किया और एक्सहेल किया, तो ये एक ब्रीद मानी जाएगी कि एक बार आपने सांस लिया। इसी तरह से 1 मिनट के अंदर कितनी बार सांस लिया ये काउंट कर लोगे तो यही ब्रीदिंग रेट है। क्या आप अपना ब्रीदिंग रेट पता करना चाहते हो? क्या आप ये भी जानना चाहते हो कि ये जो ब्रीदिंग रेट है वो कांस्टेंट रहता है, यानी फिक्स रहता है, या फिर ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय बॉडी? यानी बॉडी को जैसी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी क्या उसके हिसाब से चेंज होगा? यानी ब्रीदिंग रेट फिक्स रहता है क्या या फिर बदलता रहता है? चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं एक एक्टिविटी करके। अब यहाँ पर बूझो का एक डाउट है। बूझो नोटिस दैट व्हेन ही रिलीज हिज ब्रेथ आफ्टर होल्डिंग इट फॉर सम टाइम ही हैड टू ब्रीथ हैवली। कैन यू टेल हिम व्हाई इट इज सो? तो अभी जो एक्टिविटी की थी सांस रोकने वाली, तो बूझो ने भी ऐसे किया। तो जब सांस उसने छोड़ी तो कुछ टाइम तक होल्ड किया था, सांस नहीं ले रहा था, लेकिन जब सांस लेना शुरू किया तो वो बहुत तेज तेज सांस लेने लगा। ऐसा क्यों हो रहा था? भाई सीधी सी बात है, मान लो आप 1 मिनट तक आपने सांस रोका तो 1 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, अब ऑक्सीजन की काफी कमी हो गई बॉडी में। तो जैसे ही सांस लेना शुरू करोगे तो बॉडी कहेगी जल्दी जल्दी सप्लाई करो, वो 1 मिनट का जो अभी नहीं मिला था वो भी हमको चाहिए। तो इसीलिए आप सांस रोको तो बहुत तेज तेज आपको सांस लेने की जरूरत पड़ने लगती है। तो चलिए एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 6.2। आमतौर से हम अवेयर नहीं होते ब्रीदिंग के बारे में, यानी सांस ले रहे होते हैं, कुछ सोचना थोड़ी ना पड़ता है, यानी ये तो ऑटोमेटिक होता है। कुछ आप काम कर रहे हो, दोस्तों से बात कर रहे हो, आपको ध्यान भी नहीं कि हम सांस ले रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी ऑटोमेटिक वो चलती रहती, ब्रीदिंग होती रहती है। लेकिन अगर आप काउंट करना चाहो ब्रीदिंग रेट को तो काउंट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, यानी अपने से नहीं कोशिश करना कि हाँ हम सांस ले रहे हैं, बस आपको ध्यान लगाना है कि हाँ जो सांस चल रही है वो कितनी बार हो रही है। अब आप पता लगाओ कि 1 मिनट के अंदर आप कितनी बार ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहे हो। क्या आप जितनी बार इनहेल कर रहे हो उतनी बार आप एक्सहेल कर रहे हो? तो आपको ब्रीद इन का अलग काउंट करना है, ब्रीद आउट का अलग काउंट करना है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जितनी बार हम इनहेल कर रहे हैं क्या उतनी बार एक्सहेल कर रहे हैं। तो आप ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा हाँ जितनी बार हम इनहेल करते हैं उतनी बार एक्सहेल करते हैं, क्योंकि एक बार आपने सांस ले लिया तो फिर अब आप दोबारा सांस नहीं ले सकते, आपको सांस छोड़ना पड़ेगा। आप खुद ट्राई करके देखो,
अब आप कहोगे हम थोड़ा थोड़ा करके सांस लें, तो वो एक ही इनहेल माना जाएगा। नॉर्मली आपको कहा जा रहा है ब्रीथ करने को, तो नॉर्मली जब ब्रीथ करते हो तो एक बार सांस लेते हो फिर सांस छोड़ते हो। ऐसा नहीं कि थोड़ा सांस लिया फिर और सांस लिया फिर और सांस लिया फिर इकट्ठा छोड़ रहे हो, ऐसा तो नहीं करते ना। तो नॉर्मली आप ऐसे ही करते हो, जितनी बार इनहेल करोगे उतनी बार एक्सहेल करोगे। अब आपको अपना ब्रीदिंग रेट काउंट करना है, और ब्रीदिंग रेट क्या होता है हम देख ही चुके हैं, नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर कितनी बार ब्रीदिंग की जा रही, इनहेल और एक्सहेल दोनों मिलाकर कितनी बार किया जा रहा है। तो ब्रीदिंग रेट काउंट करना है आफ्टर ब्रिस्क वॉक, यानी तेज से चलने के बाद, एंड आफ्टर रनिंग, और दौड़ने के बाद। अब ये जो ब्रीदिंग रेट है आपको रिकॉर्ड करना है एज सून एज यू फिनिश एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट। तो जैसे ही आपने इसे मान लो दौड़ रहे हो, तो दौड़ने के बाद तुरंत आप अपना शुरू कर दो, क्योंकि जितना टाइम आप डिले करोगे उतना फिर वो ब्रीदिंग रेट कम होता जाएगा। और फिर जब रेस्ट पे आ जाओ तो भी आपको काउंट करना है। जो कुछ भी आपको रिजल्ट मिले, जो भी फाइंडिंग्स हो, उसको आपको टेबलेट करना है, टेबल में फिल करना है और कंपेयर करना है ब्रीदिंग रेट अंडर डिफरेंट कंडीशन विद दोज ऑफ योर क्लासमेट। तो अलग अलग कंडीशन में ब्रीदिंग रेट क्या है ये आप अपना निकाल लो, फिर आपके क्लासमेट इसी तरह से करेंगे, कंपेयर कर लो। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। तो टेबल 6.1 चेंज इन ब्रीदिंग रेट अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो अलग अलग कंडीशन के अंदर ब्रीदिंग रेट कैसा होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखो, ये तो आप खुद से ट्राई करोगे तो बहुत अच्छी बात है, और आपके दोस्त भी इसी तरह से कर लेंगे तो आपको डाटा मिल जाएगा। नहीं तो कुछ वैल्यूज है मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप नहीं करना चाहते तो इसको फिल कर सकते हो। तो ये टेबल मैंने देखो फिल कर लिया है। बेसिकली इसके अंदर 4 रीडिंग आपको लेनी थी। जो ब्रीदिंग रेट है वो 4 तरीके का आपको लेना था। एक तो नॉर्मल कंडीशन में क्या रेट है, यानी जैसे आप बैठे हो या लेटे हो या खड़े हो सिंपल, तो उस समय ब्रीदिंग रेट क्या है ये काउंट कर लो। फिर आफ्टर अ ब्रिस्क वॉक फॉर 10 मिनट्स, ब्रिस्क वॉक मतलब तेजी से चलना, तो 10 मिनट तेज रफ्तार से चलने के बाद आप मेजर करो ब्रीदिंग रेट क्या है। फिर 10 मीटर की रनिंग के बाद 10 मीटर आप दौड़ लिए, तो दौड़ने के तुरंत बाद आप नापो कि 1 मिनट के अंदर कितनी बार ब्रीथ कर रहे हो। फिर उसके कुछ देर बाद जब एकदम रिलैक्स हो जाओ, रेस्ट पे हो, तब नाप लो। तो ये कुछ वैल्यूज मैंने लिखी है। अब जैसे राहुल की वैल्यू की बात कर लें, तो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है इसका 15। 10 मिनट तेज चलने के बाद इसका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, 18 हो जाता है। अगर ये 100 मीटर दौड़ लेता है तो और ज़्यादा बढ़ जाता है, 21 पहुंच जाता है। और फिर से जब वो रिलैक्स पोजीशन में आ जाता है तो 15 आ जाता है। बेसिकली आपका जो ये नॉर्मल है और रेस्ट वाला है ये लगभग एक ही जैसा होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन में आप नॉर्मल हो यानी रेस्ट पे हो, रिलैक्स हो, तो आपका ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ से हमको बात ये समझ में आई कि जब हम रेस्ट पे थे, नॉर्मल पोजीशन पे थे, तो हमारा जो ब्रीदिंग रेट था वो, और जब हम चलने लगे, तेज़ चले, तो ब्रीदिंग रेट बढ़ गया। रनिंग करने लगे, ब्रीदिंग रेट और बढ़ गया। यानी जितना ज़्यादा हम मेहनत वाला काम करेंगे ब्रीदिंग रेट उतना ही बढ़ जाएगा। और मेहनत वाले काम में हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी बॉडी को जितना ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ब्रीदिंग रेट उसी हिसाब से फास्ट हो जाएगा। अब ऊपर जो हमने एक्टिविटी की उससे आपने ये रियलाइज़ कर लिया होगा, ये बात समझ में आ गई होगी, वेन एवर अ पर्सन नीड्स एक्स्ट्रा एनर्जी, जब किसी भी बंदे को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ही शी ब्रीथ फास्ट, तो वो तेज़ सांस लेने लगता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल सके। एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू आवर सेल्स। तो तेज सांस लेने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक पहुंच जाएगी। इट स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज। तो ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी। ऑक्सीजन कर क्या रही थी भाई, फूड का ब्रेक डाउन कर रही थी। ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन मिल रही है, तो तेज़ी से आपका फूड का ब्रेक डाउन होगा, यानी तेज़ी से आपकी एनर्जी निकलेगी। तो एक फिक्स टाइम के अंदर ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी। डज दिस एक्सप्लेन यू वाई वी फील हंग्री आफ्टर अ फिजिकल एक्टिविटी। तो क्या ये आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि कोई फिजिकल एक्टिविटी हम कर लेते हैं, दौड़ भाग कर लेते हैं, कोई एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो हमको भूख क्यों लगती है? क्योंकि जो फूड हमने खाया था, मेहनत करने की वजह से वो फूड बहुत फास्ट ब्रेक डाउन हुआ, क्योंकि ज़्यादा हमने सांस ली, ज़्यादा ऑक्सीजन मिली, तेज़ फूड का ब्रेक डाउन हुआ, तो जो फूड हमारी सेल्स तक पहुँचा था वो जल्दी ख़त्म हो गया। तो फूड खत्म हो जाएगा तो भूख लगेगी आपको। अब यहाँ बॉक्स में कुछ चीज़ दी उसको हम देख लेते हैं। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें किसी एडल्ट ह्यूमन बीइंग की, तो जो वो रेस्ट पे होता है तो वो ब्रीथ करता है लगभग 15 से 18 टाइम्स इन अ मिनट। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, अगर आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो तो ब्रीदिंग रेट बढ़ सकता है और बढ़ के लगभग 25 टाइम्स पर मिनट तक पहुँच सकता है। अच्छा, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हम तेज़ तेज़ सांस लेने लगते हैं, यानी तेज़ तेज़ सांस तो लेते ही हैं, उसके साथ साथ वी ऑल्सो टेक डीप ब्रेथ्स, गहरी सांस लेते हैं, एंड दस इनहेल्स मोर ऑक्सीजन। तो इससे हमारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंच पाती है। एक तो जल्दी जल्दी सांस लेना और दूसरा गहरी सांस लेना, तो दोनों मिलके काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल कर लेते हैं। व्हेन यू फील ड्राउजी, ड्राउजी मतलब नींद में या सुस्त, डज योर ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन। तो आपको जब नींद लगती है या बिल्कुल सुस्त होते हो तो उस समय क्या आपका ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन हो जाता है? तो इसका आंसर है यस। देखो, जब हम सोते रहते हैं ना तो ब्रीदिंग रेट काफ़ी कम हो जाता है। तो नींद आने का मतलब क्या है कि अब हमको सोना चाहिए, तो ब्रीदिंग रेट वो कम होना शुरू हो जाता है। तो जब आपको नींद लगती है तो ब्रीदिंग रेट कम हो जाता है। डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन। तो क्या जितना आपकी बॉडी को ऑक्सीजन ज़रूरत है वो मिल पाती है? तो इसका आंसर है नो। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, जगते हुए हो आप
चाहे आप लेटे ही क्यों ना हो। अगर आप जग रहे हो तो आपको जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, सोने पे वो एनर्जी कम ज़रूरत पड़ेगी। अब भले ही आपकी नींद लगी है लेकिन आप जग तो रहे हो ना, तो आपकी बॉडी को जगने के हिसाब से एनर्जी चाहिए। लेकिन अब आपका ब्रीदिंग रेट कम हो गया है तो जितना ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो नहीं मिल पा रही है। एक तो ये कि आप सो जाओ, तब तो कोई पंगा नहीं है, अपना धीरे धीरे काम चल जाएगा। लेकिन अभी जग रहे हो आप और ब्रीदिंग रेट स्लो हो गया तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो सफिशिएंट नहीं हो पाएगी। इसीलिए आप यौन करते हो, यानी जमाई लेते हो। जब नींद आती है तो क्या होता है, जमाई आती है बार बार, तो वो इसीलिए आती है ताकि जो ऑक्सीजन की कमी है वो पूरी हो सके। अब यहाँ पर एक्टिविटी 6.3 देख लेते हैं। नीचे जो फिगर आपको दिखाई गई है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही है अलग अलग पर्सन के द्वारा ड्यूरिंग अ नॉर्मल डे। क्या आप बता सकते हो कौन सी एक्टिविटी में जो ब्रीदिंग रेट है वो स्लोएस्ट होगा और किस में जो है फास्टेस्ट होगा। असाइन नंबर्स टू द पिक्चर इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ ब्रीदिंग अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। तो आपका जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आप नंबरिंग दो इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे स्लो किसका ब्रीदिंग रेट होगा सबसे पहले उसको लिखो, फिर इसी तरह से इंक्रीज होते हुए जिसका सबसे ज़्यादा ब्रीदिंग रेट होगा उसको लिखो, ठीक है, कम से ज़्यादा की तरफ। तो चलिए देख लेते हैं इस फिगर के अंदर। तो यहाँ देखोगे एक औरत है जो कि कपड़ा धो रही है, एक बंदा पढ़ाई कर रहा है और कोई मजदूर है वो सीढ़ी चढ़ रहा है, कोई लड़की खेल रही है, एक बंदा सो रहा है और एक दादाजी जो है वो पैदल चल के जा रहे हैं। देखने से हमको यही लग रहा है। तो हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी सबसे कम ब्रीदिंग रेट किसका होगा, जिसको सबसे कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। भाई इस बंदे को देखो, ये सो रहा है तो सोने में कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। कम एनर्जी का मतलब ब्रीदिंग रेट भी कम होगा, तो नंबर 1 इसको हम दे देंगे, ठीक है। अब नंबर 2 कौन होगा, ये होगा या ये होगा। भाई दोनों लोग बैठे हुए हैं लेकिन दोनों के काम पे अगर ध्यान दो तो ये बंदा पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई में क्या है, देखो बैठ के पढ़ाई कर रहा है, तो अगर रीड कर रहा होगा तो सिर्फ पेज पलटेगा और ज़्यादातर दिमाग का काम है। या अगर लिख भी रहा होगा तो हाथ में इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर कपड़ा धोने की बात कर लें तो यहाँ पर भी हाथ से मेहनत करनी पड़े लेकिन ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। भाई कपड़ा धोना और लिखने में कौन ज़्यादा मेहनत का काम है, कपड़ा धोना ज़्यादा मेहनत का काम है। तो इसीलिए हम सेकेंड नंबर इसको देंगे और थर्ड नंबर इस महिला को देंगे जो कि कपड़ा धो रही है। यानी दोनों लोग बैठे हैं, ये बैठ के पढ़ रहा है तो उसका ब्रीदिंग रेट कम होगा और ये महिला कपड़ा धो रही है, इसका ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होगा। अब ये दादाजी चल के जा रहे हैं, तो भाई पैर से आदमी चल रहा है तो चलने में और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हम 4 नंबर दे देते हैं। फिर ये लड़की खेल रही है तो हाथ पैर दोनों का इस्तेमाल हो रहा है, कूदेगी इधर उधर जब भागेगी, तो इसको हम 5th नंबर दे देते हैं। और ये जो मजदूर है जो सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रहा है या कोई भी बंदा है सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रहा है, तो इसको हम 6 नंबर दे देंगे। अच्छा, कन्फ्यूज़न इसमें होता है कि भाई इसको पहले रखें कि इसको पहले रखें। तो देखो यहाँ पर हाथ पैर से ये खेल रही है लेकिन ये मजदूर ऊपर चढ़ रहा है, यहाँ पैर का भी इस्तेमाल हो रहा है, हाथ का भी इस्तेमाल हो रहा है और अपनी पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। तो ज़्यादा मेहनत ये कर रहा है जो ऊपर चढ़ रहा है, तो ब्रीदिंग रेट भी इसका सबसे फास्ट होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 घंटा आप खेलो तो 1 घंटा खेल लोगे, लेकिन 1 घंटे तक ऊपर सीढ़ी चढ़ना हो तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। इसका मतलब जो चढ़ना है वो ज़्यादा मेहनत का काम है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो ब्रीदिंग रेट भी इसका फास्ट होगा। तो आपसे ये पूछा है स्लोएस्ट किसका होगा, तो ये लिख देना आप, स्लीपिंग बॉय का होगा। और सबसे फास्ट ब्रीदिंग रेट क्लाइंबर का होगा, ठीक है, जो सीढ़ी चढ़ रहा है, क्लाइंब कर रहा है। पहेली वॉन्ट्स टू नो वाई वी यॉन व्हेन वी आर स्लीपी और ड्राउजी। तो जब हम नींद में होते हैं या ड्राउजी सुस्त होते हैं तो उस केस में हम यॉन क्यों करते हैं, ठीक है, यानी जमाई क्यों लेते हैं, घड़ियाल की तरह बड़ा सा मुंह खोल के जो हरकत करते हैं वो क्यों करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि देखो जब हम नींद में होते हैं उस केस में हमारा ब्रीदिंग रेट स्लो हो जाता है, तो बॉडी को जितने ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो नहीं मिल पाती। उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए जमाई आती है ताकि बड़ा सा मुंह खुले और ढेर सारी जो एयर है वो आपकी बॉडी तक जा सके। तो इसका रीज़न आप लिखना चाहो तो आप इस तरह से लिख सकते हो, व्हेन वी आर स्लीपी और ड्राउजी ब्रीदिंग रेट स्लोज डाउन, दैट मीन्स इनफ ऑक्सीजन इज नॉट सप्लाइड टू लंग्स। व्हेन वी यॉन we get extra oxygen into our lungs and this is how requirement of oxygen is fulfilled। तो जब हम स्लीपी या ड्राउजी होते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई अच्छे से नहीं मिल पा रही है लंग्स को। जब हम यॉन करते हैं, जमाई लेते हैं, तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंच जाती है और इस तरह से जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पाती है, पूरी हो पाती है, ठीक है। वैसे ये जो आपका रीज़न है यॉन करने का वो एक रीज़न दिया जाता है, हालांकि अभी कन्फर्म किसी को नहीं पता कि यौन हम क्यों करते हैं। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि अक्सर हम नींद में नहीं भी होते तो भी जमाई आ रही होती है। तो इस पर रिसर्च चल रही है कि भाई असल में हम यौन क्यों करते हैं, जमाई क्यों आते हैं। लेकिन एक कॉमन रीज़न यही दिया जाता है कि भाई नींद लगती है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, उसको पूरा करने के लिए जमाई आती है, ठीक है। तो वो मैंने आपको लिखा दिया क्योंकि हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड यही आंसर सही रहेगा। 6.3 हाउ डू वी ब्रीथ, हम कैसे सांस लेते हैं। आप कहोगे मुंह से सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं, नहीं, उसके पीछे का सिस्टम क्या है,
अभी तक आपको लग रहा होगा हम मुंह से एयर खींचते हैं या नाक से एयर खींचते हैं और वो हमारे बॉडी के अंदर जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सांस लेने वाला जो सिस्टम है वो आपके पेट में होता है। कैसे, अभी हम देखेंगे। तो चलिए हम लर्न करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, क्या सिस्टम है ब्रीदिंग का। आमतौर से जो एयर है वो हम नॉस्ट्रिल के थ्रू ले जाते हैं, वहीं नाक में जो हमारे 2 जो होल है उसी के थ्रू एयर जाती है। मुंह से भी सांस ले सकते हैं, लेकिन जो सही तरीका है और जैसा कि लेना चाहिए वो नाक ही है सांस लेने के लिए, तो हमें सांस नाक से ही लेनी चाहिए। बाकी ज़रूरत पड़े तो मुंह से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इनहेल करते हैं एयर को, यानी ब्रीद इन करते हैं, सांस अंदर ले जाते हैं, इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स इनटू नेजल कैविटी। तो जो एयर है वो नॉस्ट्रिल्स यानी नाक के होल से नेजल कैविटी के अंदर चली जाती है। भाई नाक के अंदर आपके होल है ना, खाली जगह है कि नहीं, उसके अंदर चली जाती है। फ्रॉम द नेजल कैविटी द एयर रीचेज अवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप। अब नेजल कैविटी से कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है, लेकिन विंड पाइप के थ्रू, विंड पाइप से होते हुए। तो सिस्टम कुछ इस तरह से है कि जो हमारी एयर है वो जाती है हमारे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू नेजल कैविटी में, ठीक है, नाक के होल से, नाक के अंदर जो खाली जगह है वहाँ पर, वहाँ से जाती है विंड पाइप में, जिसको हम ट्रैकिया भी कहते हैं, अभी हम देखेंगे। विंड पाइप से ये लंग्स में पहुँच जाती है। लंग्स आर प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी। हमारे चेस्ट में, हमारे सीने में खाली जगह होती है, वहीं पर लंग्स प्रेजेंट होता है। फिगर 6.4 में दिया है, अभी हम देखेंगे। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स। अब ये जो कैविटी है, खाली जगह है, ये सराउंड होती है, घिरी होती है रिब्स से, पसलियों से। तो ये है हमारी रिब केज। आपको पिंजड़े जैसा आपको दिख रहा होगा, तो ये सामने आपकी चेस्ट वाली बोन है, इसी से कनेक्टेड है आपकी रिब्स यानी पसलियाँ। ये जो पतली पतली आपको डंडी ऐसा दिख रही है ना, यही आपकी रिब्स है। क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा। तो सामने ये चेस्ट बोन से कनेक्ट रहती है, और अगर पीछे की तरफ जाए तो ये आपकी बैक बोन है, रीढ़ की हड्डी है, वहाँ से ये कनेक्टेड रहती है। तो पूरा ये मिला के केज जैसा बनाती है, पिंजड़े जैसा बनाती है। तो जो चेस्ट कैविटी है जिसके अंदर हमारा लंग्स होता है, वो कैविटी सराउंड होती है इस रिब्स से, ताकि हमारे चेस्ट वगैरह को एक सपोर्ट मिल सके, उस पर डायरेक्ट चोट ना लग सके, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ऊपर करके दिखाऊं तो ये देखो, ये खाली जगह है ना, यहीं चेस्ट कैविटी होती है और यहीं पर लंग्स होता है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। और नीचे साइड आपका इस तरह से डायाफ्राम होता है, अभी हम देखेंगे उसके बारे में। अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायाफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। तो ये जो चेस्ट कैविटी है, इसकी जो फ्लोर है यानी नीचे वाला जो हिस्सा है, वहाँ पर डायाफ्राम लगा होता है। तो अगर मैं थोड़ा सा फिगर बना कर दिखाऊं तो ये हमारी चेस्ट कैविटी है, ये खाली जगह है, तो नीचे साइड में इस तरह से डायाफ्राम होता है। ये जो डायाफ्राम है ये लार्ज है, बड़ा होता है और मस्कुलर शीट की तरह से होता है। तो मस्कुलर है, इसका मतलब ये फैल सकता है, सिकुड़ सकता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कोई रबर की शीट ले लो, ठीक है, जैसे बलून आपने ले लिया, तो बलून कैसे कट करके निकाल लो, तो उसको आप खींचो, या जैसे बलून वगैरह फट जाता है तो उसका एक टुकड़ा आप लो, तो ऐसे खींचो तो खींचता है वो। तो उसी जैसा ये आपका डायाफ्राम होता है, जो कि चेस्ट कैविटी के नीचे साइड लगा होता है। तो ये 6.4 वाली फिगर है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आपका नेजल पैसेज है, नाक का रास्ता है। ये आपकी ओरल कैविटी है, मुंह में जो खाली जगह होती है। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो जब हम सांस लेते हैं तो या तो नाक से आप सांस लोगे या फिर मुंह से लोगे, कहीं से भी लो, ये आकर इसी फेरिंग्स वाले रीजन के अंदर मिलती है। फिर यहाँ से ये जाती है, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम ट्रैकिया कहते हैं, इसका दूसरा नाम है विंड पाइप। तो ये फेरिंग से होते हुए ये विंड पाइप के अंदर एंटर कर जाती है एयर, फिर इस विंड पाइप के थ्रू दोनों लंग्स में चली जाती है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। अब लेफ्ट साइड में देखो, ये आपको लंग्स दिखाया गया है लाइट पिंक कलर का, और ये आपकी रिब्स हैं, ठीक है। तो ये जो अंदर है ये आपका लंग्स है, और जैसा कि मैंने आपको वो 3D फिगर में भी दिखाया था कि ये आपकी क्या है, रिब्स हैं, पसलियाँ हैं। राइट साइड वाले में रिब्स को हटा दिया और लंग्स को ओपन करके दिखाया गया है। दोनों साइड लंग्स एक ही जैसा होता है, ठीक है। राइट साइड भी लंग्स होता है, उसके ऊपर रिब्स होती है, लेकिन अंदर का स्ट्रक्चर दिखाने के लिए इसको हटा दिया गया, ठीक है। एक साइड आपको लंग्स दिखा दिया, उसके ऊपर रिब्स दिखा दिया, दूसरे साइड रिब्स को हटा दिया गया है और लंग्स को खोल दिया गया है, ताकि अंदर की चीज़ आपको पता चल सके, ठीक है। तो देखो यहाँ अंदर ये ब्रांच जैसा होता है, जैसे ट्री की ब्रांचेस होती है ना, उसी तरह से। तो एयर जब आती है यहाँ पर तो ऐसे सब जगह से फैलते हुए पूरे लंग्स के अंदर ये भर जाती है। अब ये नीचे वाला हिस्सा देखो, इसको हम डायाफ्राम कहते हैं। सेकेंड वाले चैप्टर के अंदर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ देखा होगा जब हम खाना खाते हैं तो वो पेट में चला जाता है। एक सवाल हो सकता है आपके माइंड में आया हो कि जब हम सांस लेते हैं तो वो लंग्स में जा रही है, खाना खाते हैं तो वो स्टमक में जा रहा है, जबकि दोनों, मान लो अगर मुंह से हम सांस ले रहे हैं और मुंह से खाना खा रहे हैं, तो दो अलग अलग जगह कैसे चला जा रहा है, कैसे पता चल रहा है एयर को या फूड को कि किसको कहाँ जाना है। तो मैं आपको दूसरा डायग्राम थोड़ा दिखाता हूँ, जो कि आपने सेकंड वाले चैप्टर में देखा होगा, ये वाला। तो बेसिकली जब हम खाना खाते हैं
तो ये तो आके सीधे ये हमारा जो है एसोफेगस फूड पाइप है, इससे होते हुए स्टमक में चला जाता है। एयर वाला जो पैसेज है वो थोड़ा साइड में है, ऐसे घूम के जाना पड़ेगा, ठीक है। अब फूड को अगर ऐसे छोड़ो तो वो सीधा नीचे जाएगा ना, तो इसीलिए सीधे स्टमक में चला जाता है। लेकिन एयर ऐसे जाके ऐसे घूम के अंदर जाती है। तो एयर को कैसे पता चलता है कि हाँ इधर ही जाना है? क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है देखो, इसको कंप्लीट नहीं बनाया गया, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम की इमेज थी। तो यही जो हमने अभी देखा था कि आपका क्या है, ट्रैकिया है, जिसको हम विंड पाइप कहते हैं। तो एयर इसी के अंदर ऐसे चली जाती है। तो फेरिंक्स वाले रीजन के अंदर दोनों सेम था, फूड भी आ रहा था, एयर भी आ रही थी। लेकिन फूड फिर चला गया स्टमक के अंदर, एयर चली गई इधर। तो जब मैकेनिज्म अभी समझोगे कि ब्रीदिंग कैसे काम करती, तब आपको समझ में आएगा कि एयर उधर ही क्यों जाती है। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम एंड द रिब केज। तो ब्रीदिंग के अंदर क्या होता है? मूवमेंट होता है डायाफ्राम का और रिब केज का। कैसे क्या मूवमेंट होता है थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं फिगर की मदद से, फिर नीचे जो पैराग्राफ में दिया है उसको हम देख लेंगे। तो ब्रीदिंग के अंदर दो चीज़ें होती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। पहले इनहेलेशन की बात कर लेते हैं, यानी जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, रिब्स किस तरह से मूव करती है, डायाफ्राम किस तरह से मूव करता है। तो ये नीचे जो मैंने ब्लू कलर से बनाई ये आपका डायाफ्राम है, और ये दो हमारे लंग्स हैं। ये जो है आपका ट्रैकिया, जिसको हम विंड पाइप कहते हैं, वो है, इसी के थ्रू एयर आएगी लंग्स के अंदर। तो होता ये है जब हम इनहेलेशन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि मुंह से हम सांस खींच रहे हैं, बल्कि होता ये है कि ये जो डायाफ्राम है ये नीचे की तरफ मूव करता है। तो मूव करके कुछ इस तरह से हो जाता है, ठीक है। पहले ये इस तरह से था, अब ये जो है नीचे की तरफ मूव कर गया, तो इस तरह से बन गया। तो अब ये जो एक्स्ट्रा खाली जगह हमको मिल गई, जो पहले नहीं थी, वो अब एक्स्ट्रा आ गई। अगर मैं इसी वाली पहले वाली फिगर में बना के दिखाऊं, तो पहले ये जो डायाफ्राम था ऊपर था, अब ये ऐसे नीचे आ गया, तो ये एक्स्ट्रा जगह बन गई कि नहीं बन गई। अब एयर के अंदर एक खास बात होती है, वो कहीं खाली जगह देखेगी तो वहाँ भर जाएगी। मान लो कोई जगह है वहाँ पर एयर नहीं है और वो हिस्सा बंद है, अगर किसी तरीके उसको खोल दिया जाए तो एयर फटाक से उसके अंदर घुस जाएगी। तो डायाफ्राम हमारा क्या हुआ, नीचे गया, और जो रिब्स हैं, पसलियाँ हैं, वो थोड़ा बाहर की तरफ निकलती हैं और थोड़ा सा ऊपर की तरफ आती हैं। आउटवर्ड एंड अप, बाहर की तरफ आएंगी और थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगी। इसको आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो। अपने सीने पे हाथ रखो, चेस्ट पे हाथ रखो और गहरी सांस लो। क्या ऑब्जर्व किया कि आपका जो चेस्ट है वो आगे की तरफ बढ़ा, बेसिकली आपकी जो पसलियाँ हैं वो आगे की तरफ, बाहर की तरफ निकली और थोड़ा सा ऊपर की तरफ आई। तो जब पसलियाँ बाहर की तरफ निकलेंगी तो चेस्ट कैविटी में और जगह बन जाएगी। तो दो तरीके से जगह बनी, एक तो डायाफ्राम नीचे आ गया तो नीचे साइड हमारी खाली जगह बन गई, दूसरा जब रिब्स पसलियाँ हमारी आगे की तरफ बाहर निकली तो और खाली जगह बन गई। अब इस खाली जगह को पूरा करने के लिए एयर जो है वो अंदर आना चाहेगी, क्योंकि हमारे आसपास एयर है। तो वो कही करे खाली जगह मिल गई, चलो इसके अंदर घुस जाओ। तो इस चेस्ट कैविटी के अंदर एयर आए कैसे? आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, यही विंड पाइप से, और विंड पाइप से होते हुए ये लंग्स के अंदर आ जाए। तो यही होगा, एयर जो है वो लंग्स के अंदर आएगी, दोनों लंग्स के अंदर जाएगी, तो ये लंग्स क्या करेंगे, फूल जाएंगे। कुछ इस तरीके से हो गए, ठीक है। तो जो चेस्ट कैविटी में खाली जगह बनी थी उसको लंग्स ने कवर कर लिया, क्योंकि एयर लंग्स के अंदर ही आ सकती थी, बाकी चेस्ट कैविटी के अंदर जाने का और कोई रास्ता था नहीं। तो एयर जो है लंग्स के अंदर भर गई तो लंग्स फूल गए, तो लंग्स ने जो चेस्ट की खाली जगह थी उसको भर लिया। अब एक्सहेलेशन में क्या होता है, इसका ठीक उल्टा होता है। डायाफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। अब यही जो डायाफ्राम है अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। इस फिगर को उल्टा आप समझ लो कि पहले इस तरह से था, अब इस तरह से हो गया। तो जब ऊपर की तरफ जाएगा, जगह कम हो जाएगी, तो एयर पुश होकर बाहर निकल जाएगी। जैसे आप बलून लो, उसके अंदर हवा भरी हो और उसका माउथ खोल दो या बलून को दबा दो, तो क्या होगा, एयर फट से बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ भी इसी तरह से होगा। डायाफ्राम ऊपर की तरफ गया, रिब्स जो है आपकी जो पसलियाँ हैं वो अंदर की तरफ गई, जगह कम हो गई, तो एयर बाहर निकल जाएगी। अब एयर निकल गई तो लंग्स क्या होंगे, छोटे हो जाएंगे। तो देखो रटना नहीं है, इनहेलेशन में क्या होता है, एक्सहेलेशन में क्या होता है, सिंपल सा सोचो। डायाफ्राम नीचे गया, रिब्स हमारे बाहर की तरफ निकली, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, अप और आउटवर्ड बाहर की तरफ निकली, जगह बन गई। उस जगह को भरने के लिए एयर हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर आना चाहेगी, आने का और कोई रास्ता है नहीं, सिर्फ विंड पाइप है जो कि लंग्स से कनेक्टेड होता है। तो वहाँ से होके लंग्स में आ जाएगी, लंग्स में एयर भरेगी तो लंग्स हमारे बलून जैसे होते हैं, ये फूल जाएंगे। तो फूल जाएंगे तो जो चेस्ट कैविटी है जो एक्स्ट्रा हो गई थी वो भर जाएगी। फिर जब एक्सहेलेशन होता है, यानी एक्सहेल करते हैं, एयर को बाहर निकालते हैं, तो उसका मैकेनिज्म ये होता है, तो हम एयर बाहर नहीं निकालते, हमारा काम क्या होता है, हम सिर्फ डायाफ्राम को ऊपर की तरफ खसकाते हैं। डायाफ्राम को हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। अभी तक आपको एहसास नहीं हुआ होगा, लेकिन अब आप पढ़ रहे हो तो आप समझ जाओगे कि बेसिकली जब हम ब्रीद इन करते हैं या ब्रीद आउट करते हैं तो वो मुंह का काम नहीं होता, सारा काम हमारे पेट से हो रहा होता है।
बेसिकली हम पेट में एक चीज है जिसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो क्या है, डायाफ्राम। सांस लेने में डायाफ्राम को नीचे की तरफ ले जाते हैं और सांस छोड़ते टाइम डायाफ्राम को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो डायाफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा, रिब्स हमारी अंदर की तरफ आएंगी, जगह कम हो जाएगी, एयर बाहर निकल जाएगी। सिंपल सी बात, ठीक है। फिगर समझ गए। अब जो लिखा है उसको हम पढ़ते हैं। ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब इनहेलेशन होता है, ब्रीद इन करते हैं, रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड। जो हमारी पसलियां वो थोड़ा ऊपर की तरफ आती हैं, ऊपर की तरफ उठेंगी तो जगह बना देगी, और आउटवर्ड आएगी, बाहर की तरफ निकलेगी तो और जगह बन जाएगी। एंड डायाफ्राम मूव्स डाउन, डायाफ्राम नीचे की तरफ आएगा तो चेस्ट कैविटी और बड़ी हो जाएगी। दिस मूवमेंट इंक्रीज द स्पेस इन अवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेज इनटू लंग्स। तो चेस्ट कैविटी की जो जगह है, स्पेस है, वो बढ़ जाएगी और एयर भागते हुए अंदर घुस जाएगी। द लंग्स गेट फिल्ड विद द एयर, तो लंग्स हमारा एयर से भर जाएगा। एक्सेलेशन में क्या होता है, इसका ठीक उल्टा, रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड, हमारी पसलियां नीचे की तरफ आएंगी और अंदर की तरफ, बॉडी की तरफ जाएगी। सांस लो और सांस छोड़ो, देखो आपकी पसलियां अंदर की तरफ जाएंगी नहीं, आपकी बॉडी की तरफ। वही जो डायाफ्राम है वो ऊपर की तरफ जाएगा अपनी पोजीशन, तो ऊपर जाएगा, चेस्ट की कैविटी की जो जगह है वो कम हो जाएगी। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग। जगह कम हो गई तो धक्का मार के एयर को निकाला जाएगा, निकलो भाई जगह नहीं है हमारे पास। तो ये आपको फिगर 6.5 में दिया है। ये वाली फिगर देखो 6.5, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स। तो जब हमको सांस लेना होता है तो हम क्या करते हैं, यही जो डायाफ्राम है इसको नीचे की तरफ सरकाते हैं, नीचे की तरफ खसका, जगह बन गई। साथ ही साथ जो रिब्स है, हमारी पसलियां हैं, वो थोड़ा बाहर की तरफ आ रही हैं, आउटवर्ड आ रही हैं, जगह बन गई, एयर ड्रॉन इन, तो एयर अंदर चली जाएगी। एयर ऑटोमेटिक आती है अपने से, क्योंकि उसको खाली जगह भरनी है। इसीलिए अब समझ गए होगे कि जो एयर है वो सीधे एसोफेगस के अंदर ना जाके वो ऐसे आके विंड पाइप की तरफ चली जाती है, क्योंकि भैया पेट में थोड़ी ना हमारे खाली जगह है, यानी एयर वहां बैलेंस रहती है। ये जो डायाफ्राम के नीचे होने की वजह से चेस्ट कैविटी के अंदर और एक्स्ट्रा खाली जगह बन गई, तो उसको भरने के लिए वो उधर जाती है, जहां खाली जगह होगी वहीं एयर घुस जाएगी। एक्सेलेशन में क्या होता है, यही जो डायाफ्राम है मूव्स बैक, वापस अपनी पोजीशन में जाता है, यानी ऊपर की तरफ जाता है, और जो रिब्स है मूव बैक, यानी अंदर की तरफ आएंगी, वापस आएंगी, तो एयर इज फोर्स्ड आउट, जगह कम हो गई, एयर बाहर निकल गई। अब इन मूवमेंट को आप आसानी से फील कर सकते हो। एक गहरी सांस लो और अपने पाम को एब्डोमेन में रखो, पेट पे रखो। चेस्ट वाला मैंने आपको बता दिया, चेस्ट के अंदर किस तरह से मूवमेंट होता है। अब पेट पे अपना हाथ रख के देखो, पेट में भी आपको मूवमेंट समझ में आ जाएगा। फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन, व्हाट डू यू फाइंड। पेट का मूवमेंट देखो, क्या आपको पता चला, जब आप सांस लेते हो तो आपका पेट जो है वो बाहर की तरफ निकलता है, क्योंकि डायाफ्राम नीचे आता है, नीचे की तरफ धक्का मारेगा तो पेट आपका बाहर की तरफ निकलेगा। जैसे आप बैलून भर के रखो, उसको आप दबाओ, तो दबाओगे तो क्या होगा, साइड में फैलेगा। भाई ऊपर से आप दबा रहे हो, ऐसे मैं आपको बना के दिखाऊं, ये आपका बैलून है। अब आप इसको ऐसे दबाओगे, ठीक है, ऊपर से दबाओगे तो क्या होगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो यही काम डायाफ्राम भी करता है कि डायाफ्राम ऐसे था, अब नीचे की तरफ आएगा तो उसको दबाएगा। अब ये मान लो आपका पेट है, तो पेट आपका बाहर की तरफ ना निकलेगा। अभी पेट आपका ऐसे था, दबने की वजह से ये पेट बाहर की तरफ निकलेगा। वही जब डायाफ्राम ऊपर जाएगा तो ये पेट वापस से अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो एब्डोमेन में कैसा मूवमेंट होगा, इसको चलिए मैं आंसर लिखा देता हूँ। ड्यूरिंग इनहेलेशन एब्डोमेन मूव्स आउटवर्ड, जब इनहेल करते हैं तो हमारा जो पेट है वो बाहर की तरफ निकलता है। वहीं एक्सेलेशन के टाइम ये अंदर की तरफ मूव करता है। अब ये बात सीखने के बाद कि ब्रीदिंग के टाइम एक चेंज होता है साइज में चेस्ट कैविटी के, यानी चेस्ट कैविटी का जो साइज है वो कम ज़्यादा होता है। चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंशन कॉम्पिटिशन, तो एक कॉम्पिटिशन हुआ चेस्ट एक्सपेंशन का, यानी कौन कितना ज़्यादा एक्सपैंड करेगा। जितना ज़्यादा गहरी सांस लोगे उतना चेस्ट आपका फैलेगा, तो यही कॉम्पिटिशन हुआ। एवरीवन वाज बूस्टिंग दैट शी और ही कुड एक्सपैंड इट मैक्सिमम, यानी हर कोई कह रहा था मैं ज़्यादा चेस्ट अपना फैला दूंगा। तो जितना ज़्यादा आप सांस लोगे, यानी एयर अंदर ले जाओगे, उतना चेस्ट आपका बाहर की तरफ निकलेगा। तो यही कंपटीशन हो रहा था, कौन ज़्यादा फैला सकता है। हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन क्लास विद योर क्लासमेट, तो आप भी इस तरीके से कंपटीशन करो एक एक्टिविटी के फॉर्म में। अब यहाँ कह रहा है स्मोकिंग डैमेजेस लंग्स, स्मोकिंग इज ऑल्सो लिंक टू कैंसर, इट मस्ट बी अवॉइडेड। सिगरेट वगैरह, बीड़ी वगैरह जो पीते हैं, इस पीने की वजह से जो लंग्स है वो डैमेज हो जाते हैं। अब खुद ही सोचो, वैसे नॉर्मल धुआं वगैरह हमारे अंदर चला जाता तो खांसी आने लगती है, और जो रेगुलर उसको पिएगा सिगरेट वगैरह, तो धुआं बार बार लंग्स के अंदर जा रहा है, तो लंग्स खराब हो जाए कि नहीं। स्मोकिंग की वजह से कैंसर भी हो जाता है, इसीलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। बीड़ी सिगरेट वगैरह नहीं पीना चाहिए। अब हमारे आसपास जो एयर होती है ना, उसके अंदर बहुत से अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, यानी ऐसे पार्टिकल जिसकी ज़रूरत हमको नहीं है, जो हमको नहीं चाहिए, लेकिन वो एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आपका स्मोक हो गया, धुआं हो गया, डस्ट हो गया। भाई धूल किसको चाहिए, नहीं चाहिए ना, लेकिन प्रेजेंट होती है, धुआं प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आपके पॉलेंस वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ये प्लांट वगैरह के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि ये प्लांट से निकलते हैं, इसी की वजह से नए नए प्लांट ग्रो होते हैं। तो ये सारे एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब हम इनहेल करते हैं
यानी हम सांस लेते हैं तो ये जो पार्टिकल होते हैं गेट ट्रैप्ड इन द हेयर प्रेजेंट इन अवर नेजल कैविटी। नाक के अंदर हमारे हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं। कभी सोचा उसका काम क्या है? भाई सर पे बाल तो समझ में आता है, अच्छा लगता है, लेकिन नाक के अंदर बाल किसको ज़रूरत है? तो यही काम होता है। ये जो धूल और इसके अलावा और गंदगी जो होती है इस हेयर के अंदर चिपक जाती है। इसीलिए देखो नाक से सांस लेना चाहिए, मुंह से भी ले सकते हो, लेकिन बेस्ट ये है कि नाक से लो। अगर मुंह से सांस लोगे तो कोई फिल्टर नहीं, जैसी भी एयर होगी गंदी वंदी सब चली जाएगी। नाक से लोगे तो डस्ट वगैरह और जो गंदगी है वो हेयर के अंदर चिपक जाएगी। हाउएवर समटाइम्स दिस पार्टिकल में गेट पास्ट द हेयर इन द नेजल कैविटी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो पार्टिकल है वो हेयर से नहीं चिपक पाते और अंदर चले जाते हैं। दिस में इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी। तो ये जब नाक में और थोड़ा अंदर की तरफ जाते हैं तो नाक के अंदर की जो दीवार है जब उससे टच करेंगे तो एक इरिटेशन सा होगा, उलझन सा होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी स्नीज। इसकी वजह से हमें क्या होता है? छींक आती है। तो छींक कब आती है? हमारे नाक में कुछ सुरसुराहट सी होती है तभी आती है। तो ये जो गंदगी है जब नाक के अंदर वाले हिस्से को टच करेगी तो एक इरिटेशन सा होगा, एक सुरसुराहट सी होगी और उसकी वजह से छींक आती है। स्नीजिंग एक्सपेल्स दीज फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम द इनहेल एयर एंड अ डस्ट फ्री क्लीन एयर एंटर्स अवर बॉडी। इस छींक आने की वजह से क्या होता है? देखो गौर करना, कभी आपने गौर किया ही होगा कि जब छींक आती क्या होता है? बहुत तेज़ी से हवा बाहर निकलती है, मुंह से भी नाक से भी। तो होता यह है कि जो भी गंदगी गई होती है नाक में, बहुत तेज़ हवा निकलने की वजह से वो बाहर चली जाती है। तो इस तरह से हम जो डस्ट फ्री है, साफ़ सुथरी एयर है, वो हमारी बॉडी तक जा पाती है। टेक केयर, जब आप छींको तो आपको अपनी नाक को बंद कर लेना है ताकि जो फॉरेन पार्टिकल्स आप बाहर निकाल ले हो उसको कोई दूसरा बंदा ना इनहेल कर ले। अब मान लो किसी के मुंह पे छींक दिया आपने तो आपसे तो गंदगी निकल गई, उस बेचारे में चली गई। तो ऐसा नहीं करना है, नाक को अपनी कवर कर लो रुमाल वगैरह से, तब छींको। एक्टिविटी 6.4 गहरी सांस लो। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विद अ मेजरिंग टेप। और मेजरिंग टेप जो आता है उसकी मदद से आपको अपने चेस्ट का साइज मेजर करना है। फिगर 6.6 में दिया है, ये देखो यहाँ पर जैसे इस बंदे का चेस्ट का साइज मेजर करना है तो एक दूसरा बंदा क्या करेगा, मेजरिंग टेप इसके पीछे से यानी यहाँ से पूरा ऐसे गोलाई में इसकी जो चेस्ट की गोलाई है पूरी वो नापना है। तो पीछे से मेजरिंग टेप जैसे दर्जी नापता है ना कपड़ा वगैरह सिलने के लिए, उसी तरीके से कि पीछे से ले जाकर ऐसे सामने यहाँ कितना आया वो देख लेना है, ठीक है। और जो भी ऑब्जर्वेशन हो उसको टेबल 6.2 के अंदर रिकॉर्ड करना है। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपैंडेड एंड इंडिकेट विच क्लासमेट शोज द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट। तो देखो दो रीडिंग आपको लेनी है। एक जब आप सांस लोगे, गहरी सांस लोगे तो आपका जो लंग्स है वो एक्सपैंड करेंगे, जो चेस्ट है आपका वो बाहर की तरफ आएगा, वो वाला मेजरमेंट ले लेना है। फिर जब आप एक्सेल करोगे, एयर को बाहर निकालोगे, उस केस में क्या होगा, आपका जो चेस्ट का साइज है वो कम हो जाएगा क्योंकि रिब्स आपकी अंदर की तरफ आएंगी। यानी एक बार आपको सांस लेने के बाद का चेस्ट का साइज मेजर करना है, फिर सांस छोड़ने के बाद जो साइज है वो मेजर करना है। और हर स्टूडेंट को ये कोशिश करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने चेस्ट को एक्सपैंड कर सके, फैला सके। यानी बहुत गहरी सांस जितनी हो सके उतनी लेनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चेस्ट एक्सपैंड कर सके। तो यहाँ इस टेबल के अंदर आपको ये रीडिंग्स जो है फिल करनी है। इफेक्ट ऑफ ब्रीदिंग ऑन द चेस्ट साइज ऑफ सम क्लासमेट्स। तो ब्रीदिंग की वजह से चेस्ट के साइज में क्या इफेक्ट आता है, साइज चेंज होगा ना, तो वो चेंज क्या आ रहा है वही हमको यहाँ रिकॉर्ड करना है। तो इस पहले कॉलम के अंदर आप क्लासमेट का नाम लिख दोगे और उसके बाद आपको साइज ऑफ चेस्ट जो कि सेंटीमीटर्स में हो वो लिखना है। तो एक रीडिंग आपकी ड्यूरिंग इनहेलेशन वाली होगी, यानी जब आप गहरी सांस लिए तो चेस्ट आपका फैल जाएगा, वो वाली रीडिंग आपने ले ली। फिर ड्यूरिंग एक्सहेलेशन वाली ले लो, जब आप सांस बाहर निकाल रहे हो, तो जब सांस छोड़ दोगे तो आपका जो चेस्ट साइज है वो कम हो जाएगा। और फिर डिफरेंस इन साइज आपको लिख देना है कि दोनों वैल्यूज़ के अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है। तो कुछ वैल्यूज़ है मैं यहाँ पर आपको लिखा देता हूँ, वैसे बेस्ट यही है कि आप खुद से एक्सपेरिमेंट करो और वैल्यूज़ लिखो। तो ये वैल्यूज़ मैंने रख दी, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। तो देखो इनहेलेशन में जब आप सांस लोगे चेस्ट फैल जाएगा तो वैल्यू ज़्यादा होगी, जब सांस बाहर निकाल दोगे तो लंग्स आपके सिकुड़ गए, चेस्ट का साइज़ कम हो गया। तो देखो 75 से ये 71 हो गया, 75 माइनस 71 कर दिया तो आपको डिफरेंस मिल गया 4 का। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पर आपको देखने को मिला, ये देखो रोहन के केस में इसमें डिफरेंस आया है 5 सेंटीमीटर का, यानी इसने बहुत ज़्यादा अपने लंग्स को एक्सपैंड किया था इसका 68, लेकिन इसने 5 सेंटीमीटर अपने चेस्ट को इंक्रीज कर दिया गहरी सांस लेके, 73 सेंटीमीटर बना दिया। अब ये जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का, इसको हम सिंपल मॉडल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये मॉडल के लिए हमको एक्टिविटी करनी पड़ेगी, एक्टिविटी 6.5। इसमें क्या करना है, आपको एक चौड़ी प्लास्टिक की बॉटल ले लेनी है। तो ये हमने बॉटल ले ली। रिमूव द बॉटम, नीचे वाला जो हिस्सा है इसको रिमूव कर देना है, काट के हटा देना है ताकि नीचे से ये खुल जाए। गेट अ वाई शेप ग्लास और अ प्लास्टिक ट्यूब। अब एक वाई शेप का ग्लास का या प्लास्टिक का ट्यूब आपको चाहिए, यानी इस तरह का आपको ट्यूब चाहिए,
ठीक है, उल्टा वाई का शेप बनेगा। इसके लिए आप 2 स्ट्रॉ का भी यूज कर सकते हो, दोनों को एक साथ जोड़ दो ऊपर से, और एक नीचे वाला हिस्सा इस साइड ऐसे कर देना, दूसरा इस साइड कर देना। मेक अ होल इन द लिड, जो ढक्कन है उसमें होल कर दो इस तरीके से कि जो ट्यूब है उससे पास हो सके। तो इस ढक्कन के अंदर हम इस तरह से ऐसे होल कर देंगे, और ये जो ट्यूब है हमारा इसके अंदर इस तरह से फिट कर देंगे। टू द फॉर्क्ड एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स 2 डिफ्लेटेड बैलून्स। फॉर्क्ड एंड का मतलब जो 2 नोक वाला हिस्सा है, यानी ये जो हिस्से हैं इसके किनारे पे आपको 2 पिचके हुए बैलून फिक्स कर देने हैं। तो ये इस तरीके से पिचके हैं, तो ये इसी तरह से होंगे। एक रफ सी फिगर मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो ये लगा देने हैं। तो ये बैलून्स को मैंने थोड़ा कलर कर दिया ताकि अच्छा लगे देखने में। इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बॉटल एज शोन इन फिगर 6.7। तो इस ट्यूब को बॉटल के अंदर लगा देना है, जो कि ऑलरेडी हमने लगा दिया है। नाउ कैप द बॉटल, अब कैप लगा दो, क्योंकि कैप में होल था तो ऊपर से ढक्कन बंद करोगे तो ये ट्यूब उसमें से बाहर निकला रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो लिड थी, ढक्कन था, उसमें हमने छेद किया था। सील इट टू मेक इट एयर टाइट। अब बिल्कुल ऊपर से सील कर देना, कहीं से और एयर ना जाए, बस एयर जाने का रास्ता यही हो, ये जो ट्यूब है इसी के अंदर से एयर जाए बस। टू द ओपन बेस ऑफ द बॉटल टाई अ थिन रबर और प्लास्टिक शीट यूजिंग अ लार्ज रबर बैंड। अब जो नीचे ये हमारा खुला वाला हिस्सा है, ये ऐसे खुला तो रहेगा नहीं, यहाँ पर पतली सी रबर की या प्लास्टिक की शीट लगा देनी है। वैसे रबर की शीट लगाओगे वही सही रहेगा, तो यहाँ पर इस तरह से आपको लगा देनी है। ये रबर खींचेगा तो इसको हम नीचे भी खींच सकते हैं, ऊपर की तरफ भी दबा सकते हैं। तो ऐसे लगा कर आप रबर बैंड से इसको फिक्स कर दोगे तो ये ऐसे लगा रहेगा। तो इस तरीके से कुछ होगा। जो ओरिजिनल फिगर आपके बुक में दी उसको भी देख लेते हैं। तो देखो ये इस तरीके से आपको कुछ बनाना। ये बॉटल है, ऊपर से इसके ढक्कन में हमने छेद कर दिया, यहाँ से ट्यूब फिक्स कर दिया, दोनों किनारे पे हमने बैलून लगा दिए। बेसिकली आपका बैलून इस तरह से पिचका हुआ रहेगा, और नीचे हमने रबर की शीट लगा दी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड एंड वॉच द बैलून्स। अब लंग्स किस तरीके से एक्सपैंड करते हैं, किस तरह से फैलते हैं, इसको समझने के लिए भाई हम लंग्स तो ऐसे खोल के देख नहीं सकते, तो हमने ये मॉडल बना दिया। इस मॉडल से आपको समझ में आ जाएगा। तो लंग्स किस तरह से एक्सपैंड करते हैं, फैलते हैं, इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड, नीचे की तरफ खींचो, जैसा कि इस मॉडल में कर रहा है। रबर शीट थी, उसको नीचे की तरफ ऐसे पकड़ के खींच रहा है। नेक्स्ट पुश द रबर या प्लास्टिक शीट अप एंड ऑब्जर्व द बैलून। फिर दूसरे केस में आपको क्या करना है, जैसे कि देखो यहाँ पर कर रहा है, हाथ से ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, तो रबर शीट ऊपर की तरफ जाएगी। डिड यू सी एनी चेंज इन द बैलून, क्या आपको बैलून के अंदर चेंज देखने को मिला? बिल्कुल देखने को मिला। देखो हमने पिचका हुआ बैलून लगाया था, जब हम रबर को यानी जो नीचे हमारी रबर शीट थी इसको नीचे की तरफ खींच रहे थे तो ये बैलून फूल जा रहे थे। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कहानी क्या हुई। ये जो खींचे है इसकी वजह से एक्स्ट्रा जो है स्पेस बन गई, एक्स्ट्रा जगह बन गई, तो एयर इसके अंदर आना चाहेगी, आने का एक ही रास्ता है, लेकिन वो इस जगह नहीं जाके वो एयर कहाँ जाएगी, ये जो बैलून हमने फिक्स किया है इसी के अंदर भर जाएगी। तो बैलून जब फूलेगा तो ये जो हिस्सा है वो अपने आप कवर हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा है उतने हिस्से में बैलून फूल गया। फिर जब हम इसको ऊपर की तरफ धक्का दे रहे हैं तो जगह कम हो गई, तो एयर यहाँ से बाहर निकलना चाहेगी, तो इस बैलून के अंदर जो एयर थी वो निकल जाएगी। इस तरह से बैलून पिचक जाएगा। व्हाट डू द बैलून्स इन दिस मॉडल रिप्रेजेंट। अब ये जो बैलून है इस मॉडल के अंदर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं लंग्स को। जैसे हमारे बैलून फूल रहे हैं और पिचक रहे हैं, इसी तरीके से हमारे लंग्स भी होते हैं, फैलते हैं, थोड़ा सिकुड़ते हैं, इस तरह से होते हैं। व्हाट डज द रबर शीट रिप्रेजेंट। अब ये जो रबर वाली शीट है जो ऊपर नीचे हो रही है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि नीचे बेस में क्या होता है हमारे, डायाफ्राम, तो यही आप लिख दो। तो अब आप एक्सप्लेन कर सकते हो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, किस तरह से ब्रीदिंग वर्क करती है। बेसिकली डायाफ्राम नीचे जाता है जिसकी वजह से जो एयर है वो लंग से भर जाती है। जब डायाफ्राम ऊपर की तरफ जाता है तो एयर लंग से निकल के बाहर चली जाती है। सिंपल सी बात। इस वीडियो में भी यहाँ आप देख सकते हो, जब हम रबर शीट को नीचे की तरफ खींच रहे हैं तो बैलून फूल जा रहा है, और जब ऊपर की तरफ दबा रहे हैं तो बैलून पिचक जा रहा है। 6.4 व्हाट डू वी ब्रीद आउट। अच्छा, जब हम ब्रीद आउट करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, तो उसमें क्या निकलता है भाई, एयर ही हम ब्रीद करते हैं और एयर ही बाहर निकलती है। लेकिन मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि वो दोनों एयर में फ़र्क होता है, उसी को थोड़ा समझते हैं। एक्टिविटी 6.6 टेक अ सिलेंडर क्लीन टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास और प्लास्टिक बॉटल। सिलेंडर मतलब पतला सा, तो एक पतला सा साफ सुथरा टेस्ट ट्यूब ले लो, या ग्लास और या प्लास्टिक की बनी हुई बॉटल ले लो। उसके ढक्कन में आपको होल कर देना है और फिर बॉटल में उसको उस ढक्कन को टाइट कर देना है। अगर आप बॉटल यूज़ कर रहे हो तो, अगर टेस्ट ट्यूब यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर कॉर्क आप यूज़ कर सकते हो, कॉर्क लगा सकते हो। तो टेस्ट ट्यूब में ऐसे कोई ढक्कन तो होता नहीं, कॉर्क लगाना पड़ता है। पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। तो अभी फ्रेश बना हुआ लाइम वाटर यानी चूना और पानी मिक्स करके, चूना पानी हमने बना लिया, उसको इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे।
इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रू द होल इन द लिड इन सच अ वे दैट इट डिप्स इन द लाइम वाटर। अब वही हमने जो ढक्कन में छेद किया था ना, उसी के थ्रू एक स्ट्रॉ हम डाल देंगे इस तरह से कि स्ट्रॉ का नीचे वाला हिस्सा है वो लाइम वाटर के अंदर डूब जाए। अब फूंक मारो आराम से थ्रू द स्ट्रॉ अ फ्यू टाइम्स, कई बार आपको उसमें स्ट्रॉ की मदद से फूंक मारना है। फिगर 6.8 में देखो तो ये है कुछ सिस्टम। देखो टेस्ट ट्यूब हमारे पास है, इसके अंदर हमने लाइम वाटर लिया है और बीच में हमारा ये स्ट्रॉ है। इसी स्ट्रॉ की मदद से इसमें फूंक मारना है। देखो स्ट्रॉ का दूसरा हिस्सा इस लाइम वाटर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। इज देयर अ चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर? तो लाइम वाटर के अपीयरेंस में कोई चेंज आपको देखने को मिला? भाई जो लाइम वाटर होता है ना वो कलरलेस होता है, जैसे आपका पानी होता है उसी तरह से होता है। तो फूंक मारने की वजह से क्या कोई चेंज हुआ? तो इसका आंसर है यस, चेंज होगा। क्या चेंज होगा? कि जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा, यानी पहले ट्रांसपेरेंट था अब वो वाइट कलर का हो जाएगा, जैसे मिल्क होता है उसी तरह से दिखने लगेगा। ये इस इमेज में देखो, पहले ये इस तरह से है, पानी जैसा आपको दिख रहा है। जब कई बार फूंक मारोगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, वाइट कलर का। इसको मिल्की कहते हैं, दूध जैसा। कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन द बेसिस ऑफ वॉट यू लर्न इन द चैप्टर 5? तो चैप्टर 5 के अंदर आपने केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के अंदर डालते हैं तो वो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। तो यही इसका एक्सप्लेनेशन है। तो इसके आंसर में आप लिख देना, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास कराया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। यही कैल्शियम कार्बोनेट लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। इसका मतलब जो हम फूंक मार रहे थे उसके अंदर जो एयर निकल रही थी उसके अंदर अच्छी खासी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रहा होगा। तो यही चीज़ आप आगे भी लिख दोगे। दिस इंडिकेट्स दैट द एयर वी ब्रीद आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो एयर हम ब्रीद आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती है, अच्छी खासे अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब ये चीज़ तो आप जानते हो कि एयर जो हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं वो मिक्सचर ऑफ गैसेज होती है। एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज होती हैं जिनका मिक्सचर होता है। वॉट डू वी एक्सहेल? हम एक्सहेल क्या करते हैं? सांस बाहर निकालते हैं, उसमें क्या निकलता है? डू वी एक्सहेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और मिक्सचर ऑफ गैसेज अलॉन्ग विद इट? क्या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है या मिक्सचर ऑफ गैसेज? तो इसका आंसर होगा मिक्सचर ऑफ गैसेज। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, और भी जो गैसेज है वो भी निकलती हैं, तो मिक्सचर ऑफ गैसेज कहेंगे। यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इफ यू एक्सहेल ऑन द मिरर अ फिल्म ऑफ मॉइस्चर अपीयर्स ऑन इट्स सरफेस। फ्रॉम वेयर डू दीज ड्रॉपलेट कम? किसी मिरर के सामने आप खड़े हो जाओ और एक्सहेल करो, सांस बाहर निकालो, तो वो जो मिरर है उस पर मॉइस्चर की एक फिल्म आपको दिखेगी, जैसे कहते हैं भाप बन गई हो, धुंधला जैसा हो जाएगा आपका जो मिरर है। तो ध्यान से देखना वो कैसे धुंधला हो जाता है। पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं जो उस मिरर पे आ जाती हैं। तो सवाल ये है कि वो मिरर पे पानी की बूंदें आई कहाँ से? तो जो एयर हम ब्रीद आउट कर रहे हैं, सांस बाहर निकाल रहे हैं, उसी एयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट भी थे, यानी वाटर वेपर के फॉर्म में। आपने पढ़ा है कि एयर के अंदर वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है। तो ये जो वाटर वेपर था, अब मिरर क्योंकि ठंडा होता है, छू के देखना, तो ये जो एयर हमारे मुंह से निकल रही थी, ये जब मिरर से टकराएगी तो जो वाटर वेपर भाप की शक्ल में थे, गैस के फॉर्म में थे, वो ठंडे होकर पानी की शक्ल में बन गए। तो हमसे ये पूछा जा रहा है फ्रॉम वेयर डू दीज ड्रॉपलेट केम? तो आप लिखोगे दीज आर वाटर वेपर विच आर प्रेजेंट इन एयर वी ब्रीद आउट। तो ये वाटर वेपर कहाँ से आता है? वही एयर जो हम ब्रीद आउट करते हैं उसके अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट था वही कंडेंस होकर ड्रॉपलेट बने हैं ठंडे होके। अब बुझो ये जानना चाहता है हाउ मच एयर अ पर्सन कैन होल्ड इन द लंग्स। कोई भी बंदा अपने लंग्स के अंदर मैक्सिमम कितना एयर होल्ड कर सकता है? भाई सांस लोगे तो एक अमाउंट तक ही एयर जाएगी, ऐसा तो है नहीं कि आपका लंग्स फैलता चला जाएगा, आप बैलून बन जाओगे पूरा। तो ये अमाउंट होता है 6 लीटर्स। इतनी एयर मैक्सिमम लंग्स के अंदर आ सकती है। अब इस बॉक्स को थोड़ा देख लेते हैं। ब्रीथ फॉर बेटर लाइफ, अच्छी लाइफ के लिए ब्रीथ करना। रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यानी हमारी जो पारंपरिक एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसको हम प्राणायाम कहते हैं। तो प्राणायाम करने से क्या होगा? इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू टेक इन मोर एयर। अब इसके बहुत सारे मतलब टाइप होते हैं प्राणायाम के। इसमें बेसिकली यही किया जाता है कि सांस को लेते हैं और सांस को रोकते हैं, गहरी सांस लेते हैं, कई टाइप के होते हैं। तो इस एक्सरसाइज से क्या होगा? आपके लंग्स की जो एयर को लेने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, यानी एक बार में ज़्यादा एयर आपके लंग्स में जाने लगेगी। दस मोर ऑक्सीजन कैन बी सप्लाइड टू द बॉडी सेल्स। तो ज़्यादा एयर लोगे तो ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के सेल्स तक जाएंगी, रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ मोर एनर्जी। और ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। तो ये मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार बता देता हूँ। जो इनहेल्ड एयर होती है, जो हम सांस लेते हैं, उसके अंदर 21% ऑक्सीजन होती है और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये एयर जाती है आपकी लंग्स के अंदर। फिर क्या होता है? लंग्स से जब एयर बाहर निकलती है तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन है अब 16.4% रह गई है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ के 4.4% हो गई, ठीक है। तो एक्सहेल्ड एयर के अंदर
ये अमाउंट रहता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो ये हो गया हमारा किस तरह से ब्रीदिंग का मैकेनिज्म पूरा चलता है। 6.5 ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। तो ह्यूमन के अंदर ब्रीदिंग का क्या मैकेनिज्म ये समझ लिया। अब दूसरे एनिमल्स के बारे में जानते हैं। अब एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट्स हो गया, लायंस हो गया, काउस, गोट्स, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक्स, बर्ड्स, इनके पास लंग्स होता है उनकी चेस्ट कैविटी के अंदर, जैसा कि ह्यूमन बींग्स का होता है। हम इंसानों की तरह इनके पास भी लंग्स होता है, तो वो लंग्स से अपना सांस ले लेते हैं। अब इनके अलावा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं, क्या उनके पास भी लंग्स होता है जैसा कि ह्यूमन बींग्स के पास होता है? तो देखो, ऐसे बहुत से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास लंग्स नहीं होता। तो सवाल ये है कि वो कैसे ब्रीथ करते हैं फिर। तो चलिए इसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम बूझो का एक सवाल देख लेते हैं। बूझो वांट्स टू नो इफ कॉकरोचेस, स्नेल्स, फिश, अर्थवॉर्म्स, एंड्स एंड मॉस्किटोज ऑल्सो हैव लंग्स। तो क्या ये जो आपके यहाँ पर नाम सारे लिखे हुए हैं, क्या इनके पास भी लंग्स होता है? तो इसका आंसर है नो। इंसेक्ट्स वगैरह के पास लंग्स नहीं होते, फिश में भी नहीं होते लंग्स। तो कॉकरोच की बात कर लेते हैं। ये एक इंसेक्ट है और उसके पास लंग्स नहीं होता। अ कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी। उसके बॉडी के साइड में छोटे से होल्स होते हैं, ठीक है, ओपनिंग होती है, रास्ता होता है। इसके अलावा और भी जो इंसेक्ट्स हैं उनमें भी इसी तरह की ओपनिंग होती है। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पैरिकल्स। ये जो साइड में इसकी ओपनिंग होती है, एक रास्ता सा खुला होता है, उसको हम स्पैरिकल्स कहते हैं। फिगर 6.9 में आपको मिल जाएगा। तो ये जो आपकी फिगर दी है इसके अंदर स्पैरिकल्स तो सही से आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे क्योंकि कॉकरोच की साइड से इमेज ली गई है। अगर ऊपर से या नीचे साइड से देखेंगे तो हमको क्लियर दिखेगा। अभी मैं आपको डायग्राम बना के समझा दूंगा, ठीक है। इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया फॉर गैस एक्सचेंज। एक और चीज इंसेक्ट्स के अंदर होती है, वो ये कि एक नेटवर्क होता है, एक पूरा जाल टाइप का होता है एयर ट्यूब्स का। नाम से ही समझ सकते हो, एयर ट्यूब्स यानी उन ट्यूब्स के अंदर एयर जाएगी और इन एयर ट्यूब्स को क्या कहा जाता है? ट्रैकिया कहा जाता है। इसका इस्तेमाल गैस एक्सचेंज में होता है, यानी यही जो आपके एयर ट्यूब्स जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, इसी के थ्रू एयर सेल तक पहुंचेगी और सेल से जो गैस निकलेगी वो इसी ट्यूब के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाएगी। अब जो ऑक्सीजन रिच एयर है वो तेजी से स्पैरिकल्स के अंदर चली जाएगी और स्पैरिकल से होते हुए कहाँ पहुंच जाएगी? ट्रैकियल ट्यूब्स के अंदर पहुंच जाएगी। फिर यहाँ से ये डिफ्यूज हो जाएगी यानी मिक्स हो जाएगी बॉडी टिश्यू के अंदर। बॉडी टिश्यू के अंदर ही चली जाएगी। अब टिश्यू क्या होता है? सेल्स से मिलकर आपका टिश्यू बनता है, यानी पूरे कई एक तरीके के जो सेल्स के ग्रुप होते हैं वो टिश्यूज बनाते हैं। तो टिश्यूज तक पहुंच गई, इसका मतलब सारे सेल तक पहुंच गए। एंड रीचेज एवरी सेल ऑफ द बॉडी, इस तरह से सारे सेल तक पहुंच गए। इसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, देखो ऑक्सीजन ट्रैकिया के थ्रू सेल तक पहुंच गया। अब सेल के अंदर जाएगा तो क्या होगा? ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेल के अंदर फूड है, इधर से ऑक्सीजन आया, दोनों मिलेगा, एनर्जी निकलेगी, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल में बनी है इसको बॉडी से बाहर निकालना है, तो क्या होगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल से निकली है वो कहाँ जाएगी? ट्रैकियल ट्यूब्स के अंदर। तो ट्रैकियल ट्यूब कहा जाए या एयर ट्यूब्स कहा जाए या ट्रैकिया कहा जाए, बात एक ही है। एंड मूव्स आउट थ्रू स्पैरिकल्स, और वही जो होल है स्पैरिकल्स उसके थ्रू बाहर निकल जाएगी। अब ये जो एयर ट्यूब्स है या जिसको हम ट्रैकिया कह रहे हैं, ये सिर्फ इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा और जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स है उसके अंदर नहीं पाए जाते। तो इंसेक्ट्स का, कीड़े मकोड़ों का यही सिस्टम होता है, इस तरह से वो सांस लेते हैं, कह सकते हो। तो अब मैं कॉकरोच की ऊपर से एक इमेज बनाने की कोशिश करता हूँ, एक रफ से डायग्राम बनाऊंगा सिर्फ समझाने के लिए आपको कि स्पैरिकल्स कहाँ है, ट्रैकिया कहाँ है। तो एक रफ से मैंने फिगर बना दी। ये इसका हेड वाला हिस्सा है, ऊपर से हम देख रहे हैं इसको, या नीचे साइड से कैसे भी समझो। तो ये ब्लू कलर से आप देख रहे हो साइड में ये ओपनिंग है, ये क्या है? आपका स्पैरिकल्स है। इसी तरीके से लेफ्ट साइड भी आप देखो, ये स्पैरिकल्स है। स्पैरिकल से कहाँ जाएगा? ट्रैकिया के अंदर जाएगा, जो कि आपकी एयर ट्यूब्स होती हैं, यानी उसके अंदर एयर फ्लो होती है, वहीं से फ्लो होके बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचती है। तो ये जो मैंने पिंक से बनाया है इधर और इधर, ये आपका ट्रैकिया है। ये अंदर पूरा नेटवर्क होता है, मैंने दो आपको साइड वाले ही सिर्फ दिखाए हैं। ये अंदर आके पूरी बॉडी के अंदर इसका कनेक्शन होता है। तो अगर उसको बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो जाएगी, आपको सिर्फ यही समझाना था। ये साइड वाले जो है जहाँ से एयर बॉडी के अंदर घुसेगी वो आपके स्पैरिकल्स होंगे, और बॉडी के अंदर जाने के बाद फिर पूरी बॉडी में फैलने के लिए, बॉडी के हर सेल तक जाने के लिए जिस ट्यूब की ज़रूरत पड़ती है उसको हम एयर ट्यूब्स या ट्रैकिया कहते हैं। तो इस फिगर के अंदर आपको देखो ट्रैकिया दिखाया गया है। ये पतले पतले इस तरह से ट्यूब है जो पूरी तरीके से एक जाल की तरह से पूरी बॉडी में इसके फैले हुए हैं। तो स्पैरिकल से एक बार इंटर कर गया बॉडी के अंदर एयर, तो ट्रैकिया की मदद से सब जगह पहुंचेगा। तो ये कॉकरोच की कहानी हो गई। और इसी तरीके से आपके बाकी इंसेक्ट भी होते हैं, थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर होगा, बाकी चीज़ें वही रहती हैं। ट्रैकिया है, स्पैरिकल्स है, उसी के थ्रू काम हो रहा है। अब बात कर लेते हैं अर्थवॉर्म की। ये अर्थवॉर्म के इंस्टाग्राम से मैंने फ़ोटो निकाली है, तो इस तरह से कुछ दिखते हैं अर्थवॉर्म साहब। अब याद करो चैप्टर 6 क्लास 6 के अंदर जो आपने पढ़ा था, वहाँ क्या देखा था कि अर्थवॉर्म ब्रीथ करते हैं थ्रू दियर स्किन्स। ये सारी चीज़ें क्लास 6 में पढ़ चुके हो कि अर्थवॉर्म कैसे ब्रीथ करते हैं, कहाँ सांस लेते हैं, अपनी स्किन से सांस लेते हैं।
इनकी जो स्किन होती है उसको टच करोगे ना तो मॉइस्ट सी फील होगी, नमी जैसे गीली सी आपको फील होगी और स्लिमी सी होगी जब से आप टच करोगे तो, यानी थोड़ा सा चिपचिपा सा लगेगा, गीला सा लगेगा। अब जो गैसेस होती है ना वो आसानी से पास हो जाती है इनके थ्रू। अब अगर फ्रॉग्स की बात कर लें तो इनके पास पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, जैसा कि इंसानों के पास होते हैं यानी 2 लंग्स होते हैं ना, उसी तरह फ्रॉग्स के पास भी 2 लंग्स होते हैं यानी पेयर ऑफ लंग्स होते हैं। लेकिन इनके अंदर खास बात यह है कि ये ब्रीथ कर सकते हैं अपनी स्किन के थ्रू भी, यानी एक तो नॉर्मल इंसान जैसे सांस लेते हैं वैसे ब्रीदिंग कर सकते हैं क्योंकि इनके पास लंग्स है, लेकिन ये साथ ही साथ स्किन से भी ब्रीथ कर सकते हैं। और इनकी भी स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट होती है और स्लिपरी होती है। अब बूझो ने टेलीविजन प्रोग्राम में देखा कि जो आपकी वेल्स और डॉल्फिन होती हैं ये अक्सर ऊपर आती हैं वाटर की सरफेस तक। दे इवन रिलीज अ फाउंटेन ऑफ वाटर समटाइम्स व्हाइल मूविंग अपवर्ड। व्हाई डू दे डू सो? अब जो आपकी वेल्स और डॉल्फिन्स है ना ये मैमल्स होती हैं, यानी इनके पास लंग्स होता है, ये नॉर्मल फिश की तरह नहीं होती। अभी फिश के बारे में हम देखेंगे, वो गिल्स से सांस लेती हैं। लेकिन जो वेल्स हैं और डॉल्फिन्स हैं इनके पास लंग्स होता है प्रॉपर, उनके पास एयर जाने का एक रास्ता होता है नोज टाइप का जिसको ब्लो होल कहते हैं। तो इनको सांस लेने के लिए सरफेस पे आना पड़ता है। अब सांस लेंगी तो सांस निकालेंगी भी। अब जैसे वेल की बात कर ले, जब ये सांस छोड़ती है तो क्या होता है, अब क्योंकि ये पानी में थी तो इसके ऊपर पानी लगा होता है, तो बेसिकली ये पानी ऊपर नहीं निकल रहा होता है बल्कि एयर इतनी प्रेशर से निकलती है कि उसके ऊपर जो पानी लगा होता है वो भी ऊपर की तरफ उठ जाता है। ये देखो आपकी वेल है, इस तरह से नोज टाइप का होता है, इसको हम ब्लो होल कहते हैं। अब सांस लेने के बाद जब ये सांस छोड़ेंगे तो मान लो ऐसे ऊपर पानी है तो बहुत प्रेशर से हवा निकलेगी तो उस पानी को ऊपर उड़ा देगी, तो ऐसा लगेगा कि पानी इनके अंदर से निकल रहा है। इनके अंदर सिर्फ एयर निकलती है, पानी तो जो ऊपर रहता है वो एयर के प्रेशर से ऊपर जाता है। ठीक है, इसी तरह आपके डॉल्फिन के देखो यहाँ पर इस तरह से होल टाइप का होता है, यहाँ से सांस लेते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखना चाहो तो लिख देना, जैसे आपसे पूछा गया था ना कि सरफेस पे क्यों आते हैं। दे कम टू सरफेस टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए आते हैं। एंड व्हेन दे ब्रीद आउट अ फाउंटेन ऑफ वाटर इज रिलीज। जब ब्रीद आउट करते हैं तो वाटर का एक फाउंटेन टाइप का रिलीज होता है। 6.6 ब्रीदिंग अंडर वाटर, पानी के अंदर सांस लेना। क्या हम ब्रीद कर सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं यानी जिंदा रह सकते हैं पानी के अंदर? बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं, तो सवाल ये है कि वो कैसे ब्रीद करते हैं। भाई हम तो पानी के अंदर जाएं तो सांस ही ना ले पाएं, वो लोग कैसे सांस ले रहे हैं? तो क्लास 6 से आपने पढ़ा होगा कि मछलियों के अंदर जो गिल्स होते हैं वो उनकी मदद करते हैं ऑक्सीजन को यूज़ करने में। वो ऑक्सीजन जो कि पानी के अंदर डिजोल्व होता है। पानी के अंदर ऐसे ऑक्सीजन एयर के फॉर्म में नहीं होता बल्कि वो वाटर के साथ मिक्स रहता है। अब वो जो ऑक्सीजन है वो कैसे लिया जाए, उसके लिए मछलियों के पास गिल्स होती हैं। तो वाटर गिल्स के थ्रू फ्लो होता है, एक साइड से फ्लो होकर से बाहर निकल गया। इसी फ्लो करने में जब वो गिल्स के कांटेक्ट में आते हैं वाटर, तो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व थी, मिक्स थी, वो उन गिल्स के अंदर चली जाती है। और गिल्स के अंदर हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं, पूरा ब्लड का नेटवर्क होता है, तो वहाँ से ब्लड के अंदर चली जाती है और इस तरीके से फिश की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पहुँच जाती है। गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन। अब देखो क्लास 6 के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी सराउंडिंग के हिसाब से इवॉल्व कर लेते हैं, उनके अंदर चेंजेस आ जाता है, एडाप्टेशन वगैरह आपने पढ़ा होगा ना। तो ये जो फिश थी ना, ऐसा माना जाता है कि बहुत साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर पहले, ये मछली इस तरह से नहीं होती थी। वो ज़मीन पे चलती थी और उनके पास पैर हुआ करते थे। फिर जहाँ रहती थी वहाँ पर पानी भर गया, वाटर का कांटेक्ट आ गया, तो वाटर के अंदर कैसे सर्वाइव करें, इसलिए उनके अंदर चेंजेस आना शुरू हो गए। जो उनके लेग्स थे, पैर थे जिससे वो चलती थी, वो फिन्स में बदल गए और स्किन का ही एक हिस्सा वो गिल्स में बदल गया। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि जो गिल्स है वो प्रोजेक्शन है स्किन का, यानी पहले वो स्किन हुआ करती थी, फिर जैसी ज़रूरत हुई कि भाई पानी में रहना है तो स्किन का इतनी ज़रूरत है नहीं, तो कुछ हिस्सा गिल्स में बदल जाए ताकि सांस लेना आसान हो जाए, तो यही हुआ। तो यहाँ पर इतना हिस्सा जो है फिश का, वो पहले जो स्किन होती थी पूरा ऐसे कवर होता था, वो गिल्स में बदल गया। अब आप सोच रहे होगे गिल्स किस तरह से मदद करते हैं ब्रीदिंग में, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो नीचे आपको फिगर दी है, ये आपकी गिल्स हैं इस तरह से। मैं आपको रियल इमेज दिखा देता हूँ। ये देखो, ऐसे फिश में यहाँ साइड वाला हिस्सा ऐसे उठाओगे तो ये आपको पिंक कलर या रेड कलर का जो दिखेगा, ये गिल्स हैं। इसके अंदर बहुत अच्छे खासे अमाउंट में ब्लड फ्लो हो रहा होता है। तो जब वाटर इसके अंदर जाता है और ऐसे जाके निकल जाता है, इसी बीच जो ऑक्सीजन है उस गिल्स के अंदर चली जाती है और वहाँ से ये ब्लड के अंदर पहुँच जाती है। ब्लड के अंदर पहुँच गई तो ब्लड तो पूरी बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है, हर जगह पहुँच जाएगी। ठीक है, तो ये फिश की कहानी थी। 6.7 डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर। क्या प्लांट भी रिस्पायर करते हैं, यानी क्या वो भी एनर्जी बनाते हैं इस तरह से? क्योंकि सेल के अंदर फूड होता है, ऑक्सीजन जाती है सेल के अंदर, फूड से मिलती है, एनर्जी निकालती है। ऐसा क्या होता है, चलिए जानते हैं। अब जैसा कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उसी तरीके से प्लांट भी रेस्पायर करते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सके।
जैसे कि आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, वो भी ऑक्सीजन को लेते हैं एयर से और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते निकालते हैं। सेल्स के अंदर ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है ताकि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाए, वहाँ से एनर्जी निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर भी रिलीज होगा, जैसा कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, एकदम वही तरह होगा। अब प्लांट के अंदर अलग क्या होता है उसको समझ लेते हैं। जैसे हम ह्यूमन की बात कर लें तो हम सांस लेते हैं, हमारे लंग्स में जाती है, फिर लंग्स से सारी बॉडी के अंदर पहुंचती है। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो एयर जाएगी वो या तो नाक से ले लो या मुंह से ले लो, फिर वहीं से पूरी बॉडी में पहुंचेगी। ऐसा नहीं कि हाथ को एयर की ज़रूरत है तो हाथ से हम सांस ले रहे हैं, पैर से सांस ले रहे हैं, हर जगह से सांस ही ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन प्लांट के अंदर ऐसा होता है। इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। यानी लीव को ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो लीव के अंदर ऑक्सीजन चली जाएगी, स्टेम को ज़रूरत है, ब्रांचेस की ज़रूरत है, रूट्स को ज़रूरत है, तो हर जगह अपना इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। ऐसा नहीं किसी एक जगह घुसे और उसके बाद वहाँ से फैले। अब जैसा कि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो चैप्टर 1 के अंदर कि जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती है प्लांट की, उसके अंदर टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, इसको हम स्टोमेटा कहते हैं। फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यहीं पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। यानी इसी पोर से, इसी स्टोमेटा से ऑक्सीजन लीफ के अंदर जाती है और लीफ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। अब पहली ये जानना चाहती है कि क्या जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, जो कि अंडरग्राउंड होती है, ज़मीन के अंदर होती है, वो भी ऑक्सीजन लेती हैं? अगर लेती हैं तो कैसे? भाई प्लांट का जो ऊपर वाला हिस्सा है, लीफ हो गई, स्टेम हो गई, ठीक है, जो पूरा शूट्स का पार्ट है, वो तो एयर के कांटेक्ट में रहता है, वहाँ तो एयर ले लिया, चलो समझ में आता है। लेकिन रूट्स तो ज़मीन के अंदर है, वहाँ एयर कैसे पहुँचती है? वहाँ अगर पहुँचती है तो कैसे लेते हैं, इसको समझते हैं। अब जैसा कि दूसरे लिविंग सेल्स हैं प्लांट के, रूट के सेल्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि रूट को भी तो एनर्जी चाहिए, तभी रूट हेल्दी रहेगी, ग्रो करेगी। और रूट से मिनरल वगैरह जाने हैं, जो वाटर आप डालते हो पानी के अंदर वो जाने हैं, तो ये सारे काम के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं? रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। अब मिट्टी देखो दानेदार होती है ना, बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, लेकिन दाने तो होते हैं। अगर इसको एकदम जूम किया जाए तो नीचे जो आपको फिगर दी है कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। सॉइल पार्टिकल्स, ये जो आप दिख रहे होते बड़े बड़े, ये असल में मिट्टी के दाने हैं। अब वो इतने छोटे होते हैं कि आपको लगता है कि एकदम मिल के हैं, लेकिन अगर जूम करके एकदम देखें तो इनके बीच में भी थोड़े थोड़े गैप होगा। तो यही जो गैप होते हैं मिट्टी के दानों के बीच में, इसको हम एयर स्पेस कहते हैं। बेसिकली इसी जगह पर एयर फंसी होती है। अब रूट्स के बारे में आपने पढ़ा है, रूट्स में छोटे छोटे बाल टाइप के निकले होते हैं। यानी जैसे आपकी ये रूट आ रही है तो इसमें ऐसे छोटे छोटे बाल टाइप के होते हैं। तो इसी को जूम करके दिखाया गया है कि आपका क्या है, रूट हेयर, रूट में जो हेयर निकले होते हैं। तो यही एयर स्पेसेस में जो एयर होती है वो चली जाती है इस रूट के अंदर, रूट हेयर के अंदर, और रूट हेयर से फिर वो रूट के अंदर पहुंच जाती है। तो रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं एयर फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से ही एयर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या आप गेस कर सकते हो व्हाट वुड हैपन इफ अ पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड? अगर आप किसी पॉट में, गमले वगैरह के अंदर पेड़ लगाए, उसको ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे दोगे तो होगा क्या? भाई पानी की ज़रूरत प्लांट को है, ठीक बात, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी भर दोगे तो होगा ये कि ये जो आपकी एयर स्पेसेस है इसमें पानी भर जाएगा। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, जैसे हम पानी डालते हैं गमले के अंदर, थोड़ा सा बुलबुला टाइप का निकलता है, तो होता ये है कि जो एयर होती है वो बाहर निकलती है, उसकी जगह पानी चला जाता है। तो थोड़ा बहुत कुछ तो चलो ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा आपने पानी डाल दिया कि सारी एयर फिर निकल गई, तो अब जो है यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रहेगी, उसकी जगह सारा पानी भर गया। तो ओवर वाटरिंग की वजह से क्या होगा? प्लांट रूट्स विल नॉट गेट ऑक्सीजन फ्रॉम सॉइल, मिट्टी से उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो इस चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा कि जो रेस्पिरेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है। सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को रेस्पायर करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि उनको एनर्जी मिल सके, जो कि उनको जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ आकर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइजीज के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।